स्वागत है दोस्तों जेएस नोवेल वर्ल्ड में। जहां हर कहानी में छुपा एक रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी ट्रिल। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। आरुष ने सिर हिलाया। अब मैं समझ गई, मैं उसे और पैसे उधार नहीं दूंगी। जहां तक दुविधा की बात है, अब यह संभव नहीं है। मैं पहले ही जानती हूं कि वह मुझे पसंद नहीं करता। तुम्हें उससे उधार दिए गए पैसे भी वापस मांगने चाहिए। ठीक है, उसके पास मुझे वापस देने के लिए पैसे नहीं हैं। हम इस पर बाद में विचार करेंगे। मुझे पैसे की चिंता नहीं है। जब उसके पास पैसे होंगे तो वह मुझे वापस कर देगा। आह, मुझे पता था कि तुम नर्म दिल होगी। प्रीति ने आह भरी, फिर कहा, पर कोई बात नहीं, मुझे इस तरह की चीजों का अनुभव है। शुरू में तुम निश्चित रूप से उसके लिए भावनाएं रखोगी। तुम्हारे लिए उसे जाने देना मुश्किल होना स्वाभाविक है। बाद में तुम अपनी सारी भावनाओं को किनारे कर दोगी और सीधे सीधे उससे पैसे वापस मांगोगी। आरुष थोड़ी देर के लिए हक्की बक्की रह गई, फिर उसे एहसास हुआ और उसने पूछा, क्या तुमने यह अनुभव मेरे दूसरे भाई के साथ व्यवहार करके प्राप्त किया है? क्या तुम दूसरे भाई के साथ भी सीधी थी? प्रीति उसका मूड हल्का करना चाहती थी और मुस्कुराई। तुम्हें क्या लगता है? तुम निश्चित रूप से दूसरे भाई के साथ सीधी रही होगी। तुमने उससे कैसे बदला लिया? क्या वह नाराज नहीं हुआ? ऐसा लगता है कि दूसरा भाई अब तुम्हारी और भी ज्यादा परवाह करता है। तुमने ये कैसे किया? यह एक रहस्य है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। बस इतना जान लो कि मैंने उसे भारी कीमत चुकानी पड़ी। क्या हम सबसे अच्छे दोस्त नहीं हैं? तुम मुझसे रहस्य क्यों रख रही हो? ये ठीक नहीं है, तुम्हें मुझे बताना होगा। मैंने तुम्हें अनुमान लगाने के लिए कहा है। अगर मैं तुम्हें बस बता दूंगी तो मजा नहीं आएगा, है ना? प्रीति ने आरुष का ध्यान सफलतापूर्वक भटका दिया था। वह अब इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थी कि प्रीति ने दूसरे भाई के साथ क्या किया था। उसकी याद में दूसरा भाई हमेशा दूसरों को तकलीफ देता था, उसने खुद कभी भी दुख नहीं झेला था। बेशक प्रीति आरुष को सच नहीं बताएगी। ऐसा नहीं था कि वह आरुष पर भरोसा नहीं करती थी, बल्कि आरुष बहुत मासूम थी और आकाश बहुत चालाक। वह मासूमियत से आकाश के झांसे में आकर कुछ भी खुलासा कर सकती थी। उसने आरुष को उसके पसंदीदा पश्चिमी रेस्टोरेंट में रात के खाने के लिए छोड़ दिया। एक थका देने वाली दोपहर के बाद आरुष भूखी थी। जैसे ही स्टेक परोसा गया, उसने अपने गुस्से और उदासी को अपनी भूख को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया और जल्दी से अपना पेट भरा। जब उसने खा पी लिया तो उसे अचानक लगा कि चेतन की हरकतें पहले जितनी दिल तोड़ने वाली नहीं लगती। उसने कभी नहीं कहा कि वह चाहती है कि वह उसकी प्रेमिका बने। ये सब उसकी खुद की कल्पना थी। उसने अपने मोबाइल फोन पर नजर डाली। ये पूरी तरह से शांत था। चेतन का स्पष्ट रूप से कोई संदेश भेजकर समझाने का इरादा नहीं था। आरुष ने खुद पर व्यंग्यपूर्वक हंसा। दोपहर में वह खुद को यह समझाने में कामयाब रही कि वह कैसीनो में बहुत व्यस्त था कि अपना फोन चेक नहीं कर पाया, लेकिन अब वह खुद को और धोखा नहीं दे सकती थी। वह कैसीनो से जा चुका था और फिर भी उसके कॉल का जवाब नहीं दे रहा था या उसके संदेशों का उत्तर नहीं दे रहा था। ये दिन की तरह स्पष्ट था कि उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह शायद अब योग्यता के साथ अपना समय बिता रहा होगा। आरुष को याद आया कि योग्यता 3 मिलियन से अधिक हारने के बावजूद खुश थी। एक पल के लिए वह समझ नहीं पाई कि उसे उससे हमदर्दी रखनी चाहिए या जलन महसूस करनी चाहिए। रात के खाने के बाद प्रीति आरुष को दिल टूटने के कारण, उदास महसूस करने के कारण उसे कुछ मनोरंजन के लिए एक बार में ले जाना चाहती थी। हालांकि आरुष ने मना कर दिया। शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत थकी हुई थी। वह बस घर जाना और आराम करना चाहती थी। इसलिए प्रीति ने उसे घर भेज दिया, फिर खुद संगम अस्पताल की ओर चली गई। उसकी दादी क्लिनिक की देखभाल कर रही थी, लेकिन उसे अभी भी अस्पताल में चीजों पर ध्यान देना था, खासकर 2 नए कोमा के मरीज जिनका उसने इलाज शुरू किया था। वह बीच में रुक नहीं सकती थी। अस्पताल पहुंचने के बाद आदत के तौर पर वह पहले वार्ड 517 में गई। कमरा 517 के मरीज ने जागने के बाद तेजी से सुधार दिखाया था। नर्स की मदद से उसने फिर से चलने का अभ्यास शुरू कर दिया था। प्रीति को देखकर उसके चेहरे पर अब वह खालीपन नहीं था। वह मुस्कुराया, डॉक्टर प्रीति, आप आ गई। क्या आपने खा लिया है? जैसे ही प्रीति उससे यूं ही बात कर रही थी, उसने उसकी कलाई पकड़कर उसकी नब्ज जांची। हाँ, मैंने खा लिया है। मैं अस्पताल का मुफ्त इलाज करने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुफ्त भोजन भी उपलब्ध कराने के लिए। इसका उल्लेख न करें। आपके भोजन की लागत उतनी ज्यादा नहीं है, बस जितना चाहें उतना खाएं। प्रीति यह कह रही थी, तभी उसने फिर से उसके हाथ को देखा। उसका हाथ वास्तव में लगभग एकदम सही था, बिना किसी निशान या गांठ के। दरअसल प्रीति के अपने हाथों को भी तरह तरह की बड़ी और छोटी चोटें लगी थीं। अगर उसकी दादी के निशान हटाने वाले मलहम का उपयोग नहीं होता तो उसके हाथों पर निश्चित रूप से निशान होते। लेकिन उसके सामने वाले व्यक्ति ने निश्चित रूप से कभी भी उसकी दादी के निशान हटाने वाले मलहम का उपयोग नहीं किया था। उसका हाथ, हालांकि इसे अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है, वास्तव में कोई चोट नहीं है। उसने कोई कठोर काम भी नहीं किया है, अन्यथा उसकी उंगलियों के जोड़ इतने छोटे नहीं होते और उसके हाथ का आकार इतना अच्छा नहीं दिखता। प्रीति उसके हाथ को देखते हुए फिर से उसकी पहचान का अनुमान लगाने लगी। वह खुद को पूछने से रोक नहीं पाई, क्या आपको कुछ याद आया? क्या आपको अपना नाम या अपने माता पिता याद हैं? नंबर 517 ने सिर हिलाया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरे पास अतीत की कोई यादें नहीं हैं। तो क्या आपको पिछले कुछ दिनों में कुछ भी परिचित लगा है? मुझे कंप्यूटर बहुत परिचित लगते हैं और मैंने कोशिश की है। मैं आसानी से टाइप कर सकता हूं और बिना सोचे स्वाभाविक रूप से प्रोग्राम को संशोधित कर सकता हूं। कंप्यूटर प्रोग्राम को संशोधित कर सकते हैं? प्रीति का दिमाग विकसित हुआ। क्या आप अतीत में आईटी में काम करते थे? हाँ, ये समझ में आता है। क्या समझ में आता है? ओह, मेरा मतलब था आपका हाथ। मुझे हमेशा लगता है कि आपने बचपन से जवानी तक कोई काम नहीं किया है।
पहले मैंने सोचा था कि आप एक पियानो वादक थे, इसलिए आपके हाथ इतने अच्छी तरह से संरक्षित हैं। लेकिन आपने संगीत पर प्रतिक्रिया नहीं की, इसके बजाय आपको कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ एक परिचित भावना थी। शायद आप पहले एक प्रोग्रामर थे। प्रोग्रामर नंबर 517 बहुत देर तक कोमा में रहा था, बहुत सी बातें भूल गया था और कुछ शब्दावली को समझ नहीं सकता था। यहाँ तक कि कंप्यूटर और प्रोग्राम शब्द भी न से सुने गए थे, अन्यथा उसे ये भी याद नहीं होता कि वे क्या थे। लेकिन हालांकि उसे याद नहीं था, वह अनजाने में प्रोग्राम तक पहुंच सकता था और संशोधित कर सकता था। यहाँ तक कि उसे खुद भी अविश्वसनीय लगा। आपके परिवार ने निश्चित रूप से आपकी अच्छी तरह से रक्षा की होगी, इसलिए आपके हाथों पर कोई निशान नहीं है। वास्तव में ये सामान्य व्यक्ति के लिए काफी दुर्लभ है। नंबर 517 ने भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ अपने हाथ को देखा। सच में, क्या दूसरे लोगों के हाथ ऐसे नहीं होते? सामान्य तौर पर लोग बचपन से जवानी तक कभी कभी चोटिल होते हैं। लड़के आमतौर पर थोड़े शरारती होते हैं, इसलिए उन्हें अक्सर चोटें लगती हैं। हाथ शरीर के उन हिस्सों में से एक हैं जिनका हम सबसे अधिक उपयोग करते हैं, इसलिए चोटें अपरिहार्य हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ गंभीर चोटें होनी चाहिए, लेकिन छोटे खरोंच आमतौर पर टाले नहीं जा सकते, लेकिन आपको नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। प्रीति ने विचार किया और अपना फैसला सुनाया। आपको बचपन से जवानी तक बहुत कम चोट लगी होगी, आपके माता पिता जरूर बहुत प्यार करने वाले होंगे। नंबर 517 के घावों से भरे चेहरे पर थोड़ा भ्रम दिखा। मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो बस अंधाधुंध अनुमान लगा रही थी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक होने के बाद आपको कुछ बातें याद आ जाएंगी। प्रीति ने उसकी नब्ज जांचते हुए अपना हाथ वापस लिया। आपका ठीक होना काफी अच्छा है, लेकिन आपको कोशिश करते रहना होगा, अपने शारीरिक कार्यों को औसत स्तर पर बहाल करना होगा और फिर आप अपने पैर के लिए सर्जरी करवा सकते हैं। नंबर 517 ने अनजाने में अपने पैर को छुआ। वह पिछले कुछ दिनों से चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार जब वह बिस्तर से उठता था, जैसे ही वह उस पर वजन डालता था, उसके बाएं पैर में असहनीय दर्द होता था। उसे मुश्किल से खड़े होने के लिए जबरदस्त दर्द सहना पड़ता था। क्या मेरा पैर ठीक हो सकता है? मेरे बाएं पैर में बहुत दर्द होता है और ये लंबे समय तक टिका नहीं रह सकता। ये ठीक हो सकता है। मुझ पर भरोसा करें। दर्द इसलिए है क्योंकि जब आपको यहाँ लाया गया था तब आपको गंभीर रूप से चोट लगी थी। उन्हें तब आपकी जान बचानी थी और उन्होंने आपके पैर के साथ कुछ नहीं किया। आपकी हड्डियां गलत जगह पर हैं, इसलिए आपका बायां पैर आपके दाहिने से छोटा है। जब तक ये ठीक हो सकता है। नंबर 517 को अपने मन में बहुत बेहतर महसूस हुआ और उसे अपने स्वास्थ्य को ठीक करने में और अधिक विश्वास हुआ। आप अभी तक अच्छी तरह से ठीक नहीं हुए हैं और आपके पास सर्जिकल जोखिमों पर हस्ताक्षर करने और पुष्टि करने की क्षमता नहीं है। उत्सुक न हो, अपने दिमाग को थोड़ा और ठीक होने दें। इस दौरान अस्पताल आपके परिवार को खोजने में मदद करने के लिए मीडिया से भी संपर्क करेगा। धन्यवाद, आप सब ने बहुत परेशानी उठाई है। नंबर 517 बहुत विनम्र था। हालांकि उसका चेहरा विकृत था और उसका शरीर अक्षम हो गया था, वह थोड़ा भी हीन या डरपोक नहीं लगा। इससे दूसरों को लगा कि वह शांत और आत्मविश्वासी था और उसके शिष्टाचार स्वाभाविक रूप से उसके पास आते थे। प्रीति ने सोचा कि उसके दुर्घटना से पहले वह निश्चित रूप से महान शिष्टाचार और एक आत्मविश्वासी सौम्य व्यक्ति रहा होगा। इसलिए जब उसने अपनी याददाश्त खो दी, तब भी उसने इन उत्कृष्ट गुणों को बनाए रखा। सुंदर गुणों वाले व्यक्ति के लिए और वर्तमान में एक कोरे स्लेट जैसे मरीज के लिए प्रीति को उसके लिए अतिरिक्त चिंता महसूस हुई। उसने मरीज 517 को मुस्कुराया। ज्यादा पानी पीना याद रखें। आपके स्वर रज्जु को बहुत नुकसान हुआ था और वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकते हैं। हालांकि आप अधिक सेब, नाशपाती और अन्य फल खा सकते हैं, जो स्वर रज्जु को हुए नुकसान के कारण होने वाले दर्द को कम कर सकते हैं। अस्पताल ये मुफ्त में प्रदान करता है और आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको बेचैनी महसूस होती है तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं आपकी डॉक्टर हूं और मैं अस्पताल में आपके प्रवास के दौरान आपकी देखभाल के लिए जिम्मेदार हूं। भले ही मरीज 517 ने अपनी याददाश्त खो दी थी, वह जानता था कि प्रीति उसके लिए अच्छी थी। उसने अपना आभार व्यक्त किया। मैं समझ गया। धन्यवाद डॉक्टर प्रीति। विनम्र होने की जरूरत नहीं है, अब आपको आराम करना चाहिए। ये देखकर कि उसकी मानसिक स्थिति अच्छी लग रही थी, प्रीति को थोड़ी राहत महसूस हुई। उसे कुछ बार याद दिलाने के बाद वह दूसरे वार्डों में चली गई। जब तक उसने 2 नए कोमा के मरीजों का इलाज खत्म किया, तब तक रात के 10 बज चुके थे। वह अपने कार्यालय लौटी, सफेद लैब कोट उतारा, अपना ऊनी कोट पहना, अपना बैग उठाया और लिफ्ट के लिए कार्यालय से बाहर निकली। एक डिंग ध्वनि के साथ लिफ्ट आ गई। जैसे ही दरवाजा खुला, प्रीति अंदर जाने वाली थी, लेकिन उसने अंदर किसी को देखा। अब अस्पताल में शांति पूरी तरह से भंग हो चुकी थी और श्रीमती वर्मा मदद करने से इनकार कर रही थी। सभी पिछली चिकित्सा दुर्घटनाएं जिन्हें गुप्त रखा गया था, वे सभी लोगों द्वारा खोदकर निकाली गईं। यहाँ तक कि एक मरीज जो हाल ही में मौत के कगार पर था, वह चमत्कारी रूप से ठीक हो गया था। वह और उसकी वृद्ध मां रोज अस्पताल में हंगामा कर रहे थे, अपनी चिकित्सा फीस और भावनात्मक संकट के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे। यह मरीज वही था जिसे उसने पहले चालाकी से फंसाया था। जब प्रीति का क्लिनिक अभी अभी खुला था, तो उसने जानबूझकर इस मरीज की बूढ़ी मां को उकसाया, जिससे बूढ़ी औरत का पागलपन शुरू हो गया और रोज प्रीति के क्लिनिक में हंगामा कर रही थी। बूढ़ी औरत के बेटे की मौत के लिए उसे दोषी ठहरा रही थी। उसे अनजाने में प्रीति ने न केवल बूढ़ी औरत का पागलपन ठीक किया, बल्कि उस मरीज के पैरों को भी ठीक किया जिसे आस्था अस्पताल ने गलती से गलत इलाज किया था। धिक्कार है प्रीति को, उसे फंसाने की उसकी साजिश उल्टी पड़ गई और वह खुद फंस गई। अब मरीज आस्था अस्पताल द्वारा उसे और उसकी मां पर किए गए हिंसक उत्पीड़न को भी उजागर कर रहा है, जिसके कारण उसकी मां को मानसिक समस्याएं हुई थीं। वह रोज ऑनलाइन भी पोस्ट करता है, आस्था अस्पताल पर आरोप लगाता है और संबंधित विभागों को रिपोर्ट किया है कि आस्था अस्पताल में डॉक्टरों की योग्यता संदिग्ध है और अकादमिक धोखाधड़ी है।
आस्था अस्पताल उसके द्वारा लगभग बर्बाद हो रहा है। ये सब प्रीति की गलती है। अगर उसने उस मरीज को ठीक नहीं किया होता तो उसमें शिकायतें करने के लिए इधर उधर भागने की ऊर्जा नहीं होती। जब आस्था ने इस बारे में सोचा तो उसने गुस्से से दांत पीसे, प्रीति, बहुत जल्दी जश्न मत मनाओ। यह मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि तुम ही हो जो इन मरीजों को हमारे अस्पताल में हंगामा करने के लिए उकसा रही हो। तुम ये कपटपूर्ण कार्य करती हो और देर सवेर तुम्हारे कार्यों का पर्दाफाश होगा। तुम पूरी तरह से अपमानित होगी। उसे नाटक छोड़ते हुए देखकर प्रीति खुद को उपहास करने से रोक नहीं पाई। मिस आस्था, मैंने अभी कुछ सच कहा और तुम दिखावा करना जारी नहीं रख सकती। ऐसा लगता है कि तुम बस एक और साधारण व्यक्ति हो। जहां तक कपटपूर्ण कार्यों की बात है जिन्होंने उन्हें किया है वे गहरे में जानते हैं। जो अंत में अपमानित होगा वह मैं नहीं बल्कि तुम हो। जो बहुत सारे बुरे काम करते हैं वे अंततः प्रतिशोध का सामना करेंगे। देखो और तुम देखोगी। लिफ्ट के दरवाजे खुले। प्रीति को आस्था के बदसूरत चेहरे की परवाह नहीं थी। उसने आगे बढ़कर बाहर कदम रखा। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसकी खूबसूरत आंखों में तीखेपन का एक स्पर्श चमक उठा। जो वह चाहती थी वह सिर्फ आस्था को अपमानित करना नहीं था। आस्था ने लगभग उसकी दादी को मार डाला था। यह एक प्रतिशोध था जिसे वह चुकाने के लिए दृढ़ थी। प्रीति तेजी से चली और जल्द ही अस्पताल की लॉबी से बाहर निकलकर पार्किंग स्थल की ओर बढ़ गई। आस्था उसके पीछे भागी और दुर्भावनापूर्ण ढंग से कहा, प्रीति, तुम दिखावा करने में सबसे अच्छी हो। तुम दूसरों के सामने एक सौम्य मुखौटा पहनती हो लेकिन तुम पीठ पीछे बहुत शातिर हो। तुम जानबूझकर हमारे अस्पताल को कमजोर करती हो और आकाश के साथ मेरे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती हो। अब भी तुम आकाश के साथ संबंध तोड़ने से इनकार करती हो। तुम बेशर्म हो। प्रतिशोध का सामना तुम्हें करना होगा। प्रीति मूल रूप से उससे बहस नहीं करना चाहती थी क्योंकि आस्था उसके समय के लायक नहीं थी, उसके आराम के समय को बर्बाद करने लायक नहीं थी। लेकिन जब उसने ऐसे निंदनीय शब्द कहे तो प्रीति अपने गुस्से को दबा नहीं पाई। वह सहज रूप से रुक गई। आस्था, क्या तुम अपने बारे में बात कर रही हो? क्या तुम ही नहीं थी जिसने मेरी शादी बर्बाद की? बाहर से कोमल होने का दिखावा करना लेकिन पीठ पीछे शातिर होना, क्या वह तुम नहीं हो? क्या तुम ही नहीं थी जो मेरे घर आई थी और अपने पेट में एक बड़ा सा उभार लेकर मुझे उकसाया था? मैंने तुम्हें कभी चाय पीने के लिए मजबूर नहीं किया। तुम ही थी जिसने कैटेचिन एलर्जी के बावजूद चाय पीने पर जोर दिया और फिर तुम आकाश से शिकायत करने गई कि मैंने तुम्हें चाय पीने के लिए मजबूर किया। तुमने अस्पताल में निर्दोष बनकर नाटक किया, उदार होने का दिखावा किया, मुझे आकाश से घृणा कराकर हमारे तलाक में तेजी लाने की कोशिश की। और अपहरण के बारे में तुम कितनी शातिर हो, यहाँ तक कि अपहरणकर्ता भी जानते थे। तुम लगातार अपहरणकर्ताओं को उकसाती रही, मुझे मारने की कोशिश करती रही। अगर मेरी त्वरित प्रतिक्रिया नहीं होती तो मैं अब तक हड्डियों का ढेर बन गई होती। तुम कैसे सीधे चेहरे से कह सकती हो कि मैं शातिर हूँ? सबसे शातिर काम जो तुमने किया वह शौर्य द्वारा तुम्हारे लिए नीलामी घर में खरीदा गया हार दिखाना था, ये कहते हुए कि यह आकाश ने दिया था। तुम नीलामी घर में ठीक थी, लेकिन एक बार जब तुम घर लौटी तो तुमने आत्महत्या का नाटक किया। जो नाटक तुमने किया वह बिल्कुल भयानक और इतना यथार्थवादी था। तुमने सभी को मूर्ख बनाया। आकाश का दिल तुम्हारे लिए टूट गया होगा, है ना? उस समय उसने माना कि मैंने तुम्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित किया और लगभग मुझसे नफरत की, तुरंत मुझसे तलाक लेने की इच्छा की। तुम अविश्वसनीय रूप से चालाक हो। तुम्हारे जितनी निर्दयी रखेल को देखना दुर्लभ है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे किए गए सब कुछ भूल गई हूँ? तुम वास्तव में हमारे अस्पताल में मुझे उकसाने की हिम्मत करती हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आरामदायक है और तुम फिर से डांट खाना चाहती हो? अपनी कई गलतियों की याद दिलाने पर आस्था ने कोई पछतावा नहीं दिखाया। उसने कोल्डली व्यंग्य किया, अगर मैं नहीं भूली हूं तो क्या? क्या तुम इस अपमान के लायक नहीं हो? तुमसे किसने कहा कि तुम वर्मा परिवार जैसे अमीर परिवार में चढ़ने की व्यर्थ कोशिश करो? तुम्हारे जैसी एक साधारण गांव की लड़की आकाश से शादी करने के लायक नहीं है। वर्मा परिवार की छोटी मालकिन बनना तो दूर की बात है। प्रीति ने उसे कोल्डली देखा। तुम हो। तुम न केवल दिमागहीन और हृदयहीन आकाश के साथ बल्कि चालाक और निर्दयी श्रीमती वर्मा के साथ भी संगत हो। तो आकाश अब तुम्हारा है और मैंने तुम्हें वर्मा परिवार की बहू की पदवी भी दे दी है। बस इसका आनंद लो। हालांकि तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है तुम वर्मा परिवार में उतनी खुश नहीं हो, है ना? अन्यथा तुम मुझ में गलती खोजने के लिए इतनी परेशान नहीं होती। प्रीति मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। आस्था आसानी से समझ नहीं पा रही थी। प्रीति को अचानक नैना के बारे में कैसे पता चल गया? उसने एकदम से यह विषय क्यों बदल दिया? उसने प्रीति का इतनी बुरी तरह अपमान किया था। उसे तो गुस्से में तिलमिला जाना चाहिए था। फिर भी वह शांत रहकर दूसरी बातें कैसे सोच सकती है? इस बात से आस्था को लगा जैसे वह रुई के गट्ठे पर मुक्के मार रही हो। उसे इतनी बेचैनी हुई कि खून की उल्टी करने का मन हो गया। उसने नफरत से प्रीति को घूरा और जोर से इनकार किया, नैना की मदद? तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैं एक बात कहती हूँ, तुम 10 गैर जरूरी बातें बोलती हो, पागलपन की तरह। प्रीति को लगा यह अजीब है, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। जिसे दिक्कत है वह तुम हो, क्यों नहीं मान लेती? मैं क्यों मानूं? तुमने नैना की मदद की, ये तो अच्छा काम है। तुम्हें तो अपनी अच्छी छवि बनाना पसंद है। पहले होती तो तुम इसका इस्तेमाल करके मेरा मजाक उड़ाती, कहती कि मैं अपनी चचेरी बहन की मुश्किल में मदद नहीं करती, कितनी बेरहम और हृदयहीन हूँ। मुझे नीचा दिखाने का ऐसा मौका तुम क्यों छोड़ोगी? किसे छवि बनाना पसंद है? मैं तुमसे सैकड़ों गुना ज्यादा दयालु हूँ। लेकिन मेरा तुम्हारी बहन से क्या लेना देना? जो मैंने किया ही नहीं उसे क्यों मानूं? कुछ तो गड़बड़ है। तुम हो गड़बड़, अनाप शनाप बातें कर रही हो। प्रीति को पहले से ही शक था कि शायद आस्था ने नैना की मदद की होगी। आखिरकार नैना यहाँ किसी को मुश्किल से जानती थी, इसलिए आज तो ये बात पक्की हो गई। वह आस्था के इनकार को अपनी बात पर हावी नहीं होने देगी।
आस्था नैना की मदद करने से इनकार करती है और नैना का अस्पताल आना, गौरव का मेडिकल क्लिनिक के आसपास जांच करते हुए देखा जाना। जरूर कोई साजिश है। उसने आस्था को धीमी आवाज में चेतावनी दी। आस्था, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि सच बताओ, कोई बुरी नीयत मत रखो, वरना तुम अंजाम भुगतने के लिए तैयार नहीं होगी। प्रीति, तो अब तुम्हें हिम्मत आ गई, मुझे धमकी दे रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है, फिर भी मुझे धमकी देने की हिम्मत कर रही हो। मुझे तुम्हें धमकी देनी चाहिए। अंधेरी रात में आस्था की आवाज बहुत अशुभ थी। तुम आकाश से दूर रहो, वह मेरा आदमी है। अगर तुमने उसे छूने की भी हिम्मत की तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी और यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम फिर कभी डॉक्टर न बन पाओ। अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी। आस्था, मैं तुम्हारा आदमी नहीं हूं। अगर तुमने प्रीति का हाथ काटने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। इस आवाज को सुनकर आस्था चौंक गई। उसने अविश्वास से एक काली परछाई की ओर देखा। परछाई से धीरे धीरे एक लंबा, गरिमापूर्ण आदमी बाहर निकला। देर रात अस्पताल के पार्किंग स्थल की सभी लाइटें बंद थीं। अंधेरे के बीच हल्की चांदनी ने उसके चेहरे को रोशन किया, जिससे उसके बेदाग फिर भी ठंडे नैन नक्श दिखाई दिए। आस्था जड़ हो गई। वह यहाँ क्यों था? वह कब आया? उसने प्रीति के साथ उसकी कितनी बातचीत सुनी? उसे अपने शब्द व्यक्त करना मुश्किल हो गया। घबराकर उसने कहा, तुम आकाश, तुम यहाँ क्यों? इतनी देर। आकाश प्रीति के पास आया, उसके चेहरे को एक नजर देखा। ये देखकर कि आस्था से उसे कोई दुख नहीं पहुंचा, उसने थोड़ी राहत की सांस ली। दरअसल वह काफी देर से उनकी बहस सुन रहा था। शुरू में चाहता था कि आस्था थोड़ी और बातें उजागर करे, लेकिन जब आस्था ने कहा कि वह उसका आदमी है तो वह और बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधे बाहर आ गया। उसने आस्था की ओर देखा। भले ही हमारी शादी की रस्म हुई थी, पर हमने शादी का प्रमाण पत्र नहीं लिया है, इसलिए यह शादी नहीं है। ये सिर्फ मेरे बड़े भाई की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए थी और बच्चे को एक वैध पहचान देने के लिए भी। हमारे रिश्ते की प्रकृति तुम किसी से बेहतर जानती हो, इसलिए अगली बार इस तरह से बात मत करना जिससे कोई गलतफहमी हो। मैं जल्द ही इस मामले को भी सुलझा लूंगा और जनता के सामने हमारे तलाक की घोषणा कर दूंगा। क्या? आस्था उसके अंतिम वाक्य से हैरान हो गई। तुम हमारे तलाक की घोषणा बाहर करना चाहते हो? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। श्रीमती वर्मा ने मुझसे वादा किया था कि मैं वर्मा परिवार की एकमात्र छोटी बहू रहूंगी, कोई और नहीं हो सकता। वह उनका वादा है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें हमारे तलाक के बारे में सूचित कर रहा हूँ, इस पर चर्चा नहीं कर रहा। हमारा कभी कोई रिश्ता नहीं था, बच्चा मेरा नहीं है। अब इस सारी असंगतता को खत्म करने का समय आ गया है। आस्था अचानक फूट फूट कर रोने लगी और दयनीय रूप से विनती की, आकाश, मुझे तलाक मत दो। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, तुम जो कहोगे मैं वह करूंगी, पर तुम मुझे वर्मा परिवार से बाहर नहीं निकाल सकते। बच्चे का क्या? क्या तुम्हें डर नहीं है कि लोग उसके बारे में गपशप करेंगे? वह तुम्हारे बड़े भाई का इकलौता खून है। क्या तुम्हें उसके लिए दुख नहीं है? लेकिन आकाश का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तुम जानती हो कि वह बच्चा भी मेरे बड़े भाई का है, तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि वह मेरा बच्चा है? क्या तुम्हें मेरे बड़े भाई से माफी नहीं मांगनी चाहिए? मेरे बड़े भाई का बच्चा मुझे चाचा कहेगा, पिता नहीं। केवल मेरे बड़े भाई ही उसके पिता हो सकते थे। क्या ये कोई ऐसा नाम है जिसे कोई भी बेतरतीब ढंग से पुकार सकता है? क्या तुम मुझे न्याय और औचित्य दोनों से वंचित करने की कोशिश कर रही हो? लेकिन तुम्हें धोखा देने का विचार मेरा नहीं था, वह श्रीमती वर्मा का था। हाँ, श्रीमती वर्मा, उन्होंने ही जोर दिया कि मैं तुम्हें धोखा दूं। उन्हें चिंता थी कि बच्चे का बिना पिता के बुरा हाल होगा, इसलिए उन्होंने तुम्हें उसके पिता होने का नाटक करने के लिए कहा। उन्हें डर था कि अगर मैंने तुम्हें सच बताया तो तुम बच्चे की परवाह नहीं करोगे, इसलिए उन्होंने नाटक किया कि बच्चा तुम्हारा है। यह मेरी गलती नहीं है, श्रीमती वर्मा ने मुझसे ऐसा करवाया। आकाश के ठंडे चेहरे पर एक उपहासात्मक मुस्कान दिखाई दी। मैंने तुम्हारी प्यारी श्रीमती वर्मा का सामना किया है और उन्होंने मुझे बताया कि यह सारा धोखा तुम्हारी सावधानीपूर्वक योजना थी। तुम वर्मा परिवार में शादी करने और वर्मा परिवार की छोटी बहू बनने के लिए बेताब थी, इसलिए तुमने मेरे खिलाफ साजिश रची, मेरे साथ सोने का नाटक किया कि बच्चा मेरा है और खुद को मारने की धमकी दी और मुझे तलाक के लिए मजबूर किया। उन्होंने अनिच्छा से इस धोखे में हिस्सा लिया क्योंकि वह असहाय थी, डरती थी कि तुम्हें जो चाहिए वह नहीं मिलेगा, कि तुम उदास हो जाओगी, गर्भपात करा लोगी या आत्महत्या कर लोगी। तुम दोनों में से कौन सच कह रहा है? या तुम दोनों सच कह रहे हो? क्या तुम दोनों अपने हितों के लिए मुझे धोखा देने के लिए सहयोग कर रहे हो? ये सुनकर आस्था का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि श्रीमती वर्मा सारी जिम्मेदारी उस पर डाल देंगी और खुद को किसी भी दोष से मुक्त कर देंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अब उसे देखने से इनकार कर दिया। वह निर्दोष होने का नाटक कर रही थी और उसे दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। जल्दी में उसने कहा, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। श्रीमती वर्मा को शुरू से पता था कि बच्चा तुम्हारे बड़े भाई का है। उन्होंने मुझे बच्चे को रखने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की। मैं मूल रूप से इसे नहीं चाहती थी, यह उन्होंने ही जबरदस्ती मुझसे जन्म दिलवाया। और यह मैंने उन्हें अपनी गर्भावस्था के बारे में नहीं बताया था। ये तुम्हारे बड़े भाई ने दुर्घटना से एक दिन पहले जान लिया था कि मैं गर्भवती हूँ और चुपके से श्रीमती वर्मा को बता दिया था। आकाश को एक सूक्ष्म झटका लगा। उसके बड़े भाई को वाकई आस्था की गर्भावस्था के बारे में पता था, इसलिए अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने मुझे आस्था का ध्यान रखने का आग्रह किया था। लेकिन उसके बड़े भाई ने उसे सीधे क्यों नहीं बताया? उन्हें किस तरह की दुर्घटना हुई? उन्हें किसने मारा? लंबे समय से चला आ रहा संदेह आकाश के दिल पर भारी पड़ गया, जिससे वह असाधारण रूप से भारी महसूस कर रहा था। उसने ठंडे लहजे में पूछा, क्या मेरे बड़े भाई ने दुर्घटना से पहले तुमसे कुछ विशेष कहा था? आस्था नहीं जानती थी कि उसने अचानक ये क्यों पूछा। वह पहले भी यह सवाल कुछ दिन पहले पूछ चुका था, वह फिर से क्यों पूछ रहा है? उसने सावधानी से जवाब दिया, नहीं, वह सामान्य थे। क्या उन्होंने कुछ असामान्य दिखाया?
उनके हाव भाव, उनके बोलने का तरीका, या यहाँ तक कि उनके खाने और सोने की आदतें, क्या तुम्हें कुछ भी असामान्य लगा? सच बताओ। नहीं, कुछ भी असामान्य नहीं था, सच में कुछ भी नहीं। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ वह सच है। तुम सच कह रही हो। अगर मुझे पता चला कि मेरे बड़े भाई की मौत का तुमसे कोई लेना देना है, तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम और पूरा आस्था परिवार उनके साथ मौत में शामिल हो जाओ। आस्था डर गई थी। वह जानती थी कि आकाश कितना ठंडा और निर्दयी हो सकता है। उसने कहा कि वह आस्था परिवार को मौत में साथ देगा, और वह जानती थी कि वह ऐसा करने में सक्षम था। उसने जल्दी से कसम खाई, मैं कसम खाती हूँ, मेरा शौर्य की घटना से कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मैं तो चाहती थी कि वह दीर्घायु हों। उस समय मैं उनके बच्चे की उम्मीद कर रही थी, और वह मुझसे शादी करने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें नुकसान पहुंचाने से क्या अच्छा होता? मैं वह आखिरी व्यक्ति हूं जो उन्हें नुकसान पहुंचाएगी। आकाश ने भी माना कि आस्था के दृष्टिकोण से उसके भाई को नुकसान पहुंचाने से उसे कोई फायदा नहीं होगा। उसके भाई की मौत से पहले उसने उसे आस्था का ध्यान रखने का आग्रह किया था, इसलिए उसने पहले कभी उस पर संदेह नहीं किया था। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। उसने पाया कि आस्था एक ऐसी व्यक्ति थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी, कि वह क्रूर थी, और उसके भाई को उसके द्वारा हेरफेर किया गया हो सकता है। इसलिए उसने उसे भी संदिग्ध माना। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने भाई की छाया को अपने दिमाग से दूर कर दिया, और ठंडे लहजे में कहा, तुम अब जा सकती हो। इस अस्पताल में फिर कभी मत आना, और प्रीति को परेशान मत करना, वरना मुझे अपने भाई के प्रति सम्मान को अनदेखा करने और तुमसे निपटने के लिए दोषी मत ठहराना। लेकिन आकाश, तुम बाहर निकलो। आस्था उसके कठोर लहजे से डर गई थी। उसने अपने होंठ काट लिए, प्रीति को नफरत से घूरा और अपनी खड़ी कार की ओर भागी और वहां से चली गई। प्रीति आस्था के नफरत भरे घूरने से पजल थी। यह आकाश था जिसने उसे जाने के लिए कहा था, वह उसे क्यों घूर रही थी? अगर उसमें हिम्मत थी तो उसे आकाश को घूरना चाहिए था। प्रीति ने मन ही मन आस्था को धमकाने वाली होने के लिए कोसा, अपनी कार की चाबियां निकाली और जाने की तैयारी की। आकाश ने उसका हाथ पकड़ा, क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही हो? प्रीति ने उसे देखा और ठंडे लहजे में पूछा, मैं तुम्हारा इंतजार क्यों करूं? मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। जरूरत नहीं है, मैं अकेला आया, कार नहीं लाया। क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ने का दिल रखती हो? बिल्कुल, कितनी निर्दयी हो। आकाश ने उसकी उंगलियां खोली और उसके हाथ से कार की चाबी ले ली। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। प्रीति ने चाबी वापस छीनने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, मुझे मेरी चाबी वापस दो। तुम्हें जरूरत है। इसके अलावा मैं तुमसे उस छोटी कंपनी युग फाइनेंस के बारे में बात करना चाहता हूं जहां तुम आज आरुष के साथ गई थी। प्रीति जम गई, आकाश को घूरने लगी। तुम क्या जानते हो? आकाश के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। वह जानता था कि उसे इसमें दिलचस्पी होगी। उसने कार का दरवाजा खोला, अंदर बैठो, मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। प्रीति केवल 2 सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर यात्री सीट पर बैठ गई। वह चेतन के मामले के बारे में जानने के लिए बेताब थी, क्योंकि यह उसकी एकमात्र अच्छी दोस्त की खुशी से संबंधित था। आकाश ने उसकी सीट बेल्ट लगाई, दरवाजा बंद किया, फिर दूसरी तरफ से कार में बैठ गया। उसने इंजन चालू किया और अस्पताल से बाहर चला गया। चेतन के बारे में बात करने के बजाय उसने आस्था पर चर्चा की। अगर आस्था तुम्हें फिर से परेशान करती है तो मुझे फोन करना याद रखना, मैं इसे संभाल लूंगा। तुम्हें अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। प्रीति खुद को उसे देखने से नहीं रोक सकी। वह नहीं जानती थी कि उसने आज कितना सुना था। कड़ाई से कहें तो वह आस्था के साथ अपशब्दों का लेन देन कर रही थी। उसने भी आस्था को उतना ही कोस दिया था, और केवल इसलिए रुकी क्योंकि वह नैना की संलिप्तता पर विचार कर रही थी। दोनों के बीच एक संभावित साजिश के बारे में चिंतित थी, जिससे उसके पास अब बहस करने की ऊर्जा नहीं बची थी। तुम अब आस्था का पक्ष क्यों नहीं ले रहे? तुम तो पहले हर कीमत पर उसकी रक्षा करते थे, है ना? वह पहले गर्भवती थी और उसकी हालत अच्छी नहीं थी। मुझे लगा कि उसे सच में डिप्रेशन है और डर था कि तुम उसे परेशान कर सकती हो और वह कोई चरम कदम उठा लेगी। क्या तुम्हें अब डर नहीं है कि वह कोई चरम कदम उठा सकती है? मुझे पहले ही पता चल चुका है कि वह किस तरह की इंसान है। उसके पिछले आत्महत्या के प्रयास सभी जानबूझकर किए गए और उसके द्वारा आयोजित किए गए थे। उसने अभी अभी इसे स्वीकार किया और मैंने इसे सुना। उसे डिप्रेशन नहीं है और वह आत्महत्या नहीं करेगी। इसके अलावा बच्चा पैदा हो चुका है, इसलिए मुझे गर्भपात के कारण उसकी जान जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रीति ने सिर हिलाया। ऐसा लगा कि उसने आस्था के साथ उसकी सारी बातचीत छिपकर सुनी थी। वह वास्तव में काफी चालाक था। इतने लंबे समय तक अंधेरे में छिपा रहा, उनकी बातचीत को कान लगाकर सुन रहा था। अगर वह स्वेच्छा से बाहर नहीं आता तो वह उसकी उपस्थिति का पता नहीं लगा पाती। हालांकि ये जानना उसके लिए अच्छा था कि वह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जाए और उसे भविष्य में उसे परेशान करना बंद कर देना चाहिए। उसे ये भी महसूस करना चाहिए कि आस्था वास्तव में किस तरह की इंसान थी, ताकि वह आस्था की वजह से उसे परेशान करना बंद कर दे। प्रीति ने अपनी नजर हटा ली, अपनी कुर्सी पर आराम से झुक गई और खिड़की के बाहर रात के दृश्य को देखा। वास्तव में आस्था आत्महत्या नहीं करेगी। हालांकि तुम्हें अन्य बातों की चिंता करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं उसे मार सकती हूँ। इसलिए मैं सुझाव देती हूँ कि तुम पहले की तरह उसकी रक्षा करते रहो। इस तरह वह ज्यादा समय तक जीवित रहेगी, जिससे मेरी चुनौती और मुश्किल और रोचक हो जाएगी। आकाश ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ उसे देखा। वह वास्तव में पहले से बदल गई थी। वह मजबूत हो गई थी और अब उसकी परवाह कम करती थी। उसने तो उसे आस्था की रक्षा करने के लिए भी कहा। अतीत में जब वह आस्था की रक्षा करता था तो वह गुस्सा हो जाती थी, लेकिन अब उसे डर था कि अगर उसने आस्था की रक्षा नहीं की तो उसकी चुनौती उबाऊ हो जाएगी। उससे भी ज्यादा ऐसा लगा जैसे वह वास्तव में आस्था से बहुत ज्यादा घृणा करती थी। ये पहली बार नहीं था जब उसने आस्था को मारने की धमकी दी थी।
पहले उसने सोचा था कि वह सिर्फ गुस्से में है, लेकिन अब वह समझ गया कि वह काफी गंभीर थी। उसे डर था कि वह वास्तव में ऐसा कर सकती है, इसलिए उसे कुछ ऐसा प्रकट करना पड़ा जिसे वह लंबे समय से समझाना नहीं चाहता था। प्रीति, जिस कारण से मैं हमेशा आस्था का ध्यान रखता हूँ और जिस कारण से मैंने तुम्हें तलाक देकर उससे शादी की, वह इसलिए नहीं था कि मैं उसे पसंद करता था, बल्कि इसलिए कि मेरे बड़े भाई ने मरने से पहले मुझे अपने आखिरी शब्द एक वीचैट संदेश के साथ भेजे थे। इस बारे में बोलते हुए आकाश की आवाज कठोर हो गई। अपनी मौत से ठीक पहले उन्होंने मुझे एक वॉयस मैसेज भेजने के लिए बहुत प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आस्था इस दुनिया में एकमात्र व्यक्ति थी जिसके बारे में उन्हें चिंता थी और मुझसे उनका अच्छी तरह से ध्यान रखने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह मुझसे विनती कर रहे थे। मेरे बड़े भाई ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरे बचपन से लेकर अब तक वह हमेशा मेरे लिए खड़े रहे। हर कोई उनका पक्ष लेता था, हर कोई मुझे नापसंद करता था, लेकिन मेरे बड़े भाई ने कभी मुझे नापसंद नहीं किया। जब मैंने कोई गलती की तो वह हमेशा मेरे लिए कवर करने के लिए आगे आए। वह पूरे वर्मा परिवार में मेरे लिए सबसे अच्छे व्यक्ति थे। उनकी अचानक मौत के बाद उन्होंने मेरे लिए केवल अपने अंतिम शब्दों का एक वॉयस मैसेज छोड़ा। मैं उन्हें मना नहीं कर सका। मैं केवल आस्था की रक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश कर सकता था। अगर आस्था को कुछ हुआ तो मैं अपने बड़े भाई का सामना कैसे करूंगा, मुझे पता नहीं। ये सुनकर प्रीति थोड़ी हैरान थी। तो ये कारण था। उसने सोचा था कि आकाश आस्था का अत्यधिक पक्ष लेता था, इसलिए उसने उसके बारे में उसकी सभी पूर्वाग्रहों को तोड़ दिया था और हर चीज की परवाह किए बिना आस्था की रक्षा की थी। लेकिन ऐसा नहीं था। कारण ये था कि शौर्य ने अपनी मौत से पहले आकाश को विशेष रूप से निर्देश दिया था। अभी आस्था ने स्वीकार किया कि शौर्य को दुर्घटना से एक दिन पहले पता चला था कि वह गर्भवती है। तो यही कारण होना चाहिए कि शौर्य ने अपनी पूरी ताकत से अपने छोटे भाई के लिए एक अंतिम संदेश छोड़ा था, जिसमें उसे आस्था का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। शौर्य ने हमेशा आकाश के दिल में एक विशेष स्थान रखा था क्योंकि, जैसा कि आकाश ने कहा, विभिन्न कारणों से शौर्य को छोड़कर किसी ने भी उसे कभी पसंद नहीं किया था। शौर्य ने उसकी परेशानियों के लिए उसे कभी नापसंद नहीं किया और उन्हें अपने भाई के ठंडे घमंड से कोई आपत्ति नहीं थी। शौर्य ने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से आकाश का ध्यान रखा और आकाश जो कुछ भी पसंद करता था, वह बिना किसी लड़ाई के हार मान लेता था। यहाँ तक कि जहाँ तक उसे पता था, शुरुआत में शौर्य ने अपने भाई को परिवार में सब कुछ संभालने देने का भी इरादा किया था, जिसमें शक्ति को भी शामिल था। यह आकाश था जिसने इनकार कर दिया था और इसलिए शौर्य को बागडोर संभालनी पड़ी थी। जब पूरी दुनिया आकाश के प्रति पूर्वाग्रह और शत्रुता रखती थी, तब केवल शौर्य ही उसकी परवाह करते थे, उसे स्वीकार करते थे और उसके बुरे स्वभाव की चिंता किए बिना उसका ध्यान रखते थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि शौर्य ने आकाश के दिल में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखा था। प्रीति हमेशा जानती थी कि उसका भाई आकाश के लिए एक संवेदनशील मुद्दा था, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे वह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बदनामी की जाए। इसलिए शुरू में उसने गॉड किलर के वेश में शौर्य द्वारा डिजाइन किए गए तियानशिंग मोबाइल फोन सिस्टम को तोड़ दिया। इससे शौर्य की मौत के बाद भी उनकी आलोचना हुई, जिससे आकाश बहुत नाराज हो गया, जिसने उसे वादा किया गया इनाम देने से इनकार कर दिया। अब आकाश अपने भाई के अंतिम शब्दों को आस्था की रक्षा के लिए अपने जीवन के मिशन के रूप में ले रहा है। ये समझ में आता है कि वह बंधक स्थिति में आस्था को बचाने को प्राथमिकता देगा। प्रीति के दिल के भीतर एक गहरी गांठ खुल गई थी, जिससे आकाश के प्रति उसके असंतोष में कमी आई। हालांकि आस्था के लिए उसकी नफरत बिल्कुल भी कम नहीं हुई। समय आने पर वह उससे निपटेगी। आस्था की रक्षा करना शौर्य की अंतिम इच्छा थी और आकाश का मिशन, लेकिन ये प्रीति का नहीं था। वह शौर्य की ऋणी नहीं थी, नहीं आकाश की। उसकी आवाज शांत थी। तो तुम ये सब मुझे आस्था को जाने देने के लिए, समझाने के लिए कह रहे हो? क्या तुम कर सकती हो? वह तो देखना पड़ेगा। अगर उसने आस्था की रक्षा करने के बारे में स्वेच्छा से सच्चाई बताई, तो वह इसलिए था क्योंकि उसे उससे कुछ चाहिए था। हालांकि उसकी उससे कोई मांग नहीं थी, इसलिए वह सच्चाई बताने के मन में नहीं थी। जहां तक आस्था के उसकी दादी की हत्या के प्रयास की बात है, वह इसे अपने तक रख सकती थी। बाहरी लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। वह भोली भाली, भरोसा करने वाली लड़की नहीं थी। आकाश के लिए उसका अतीत का असंयत बलिदान अब जारी नहीं रहेगा। इसलिए प्रीति का जवाब स्पष्ट था। इसके अलावा वह आस्था के बारे में बात सुनने के लिए उसकी कार में नहीं बैठी थी, वह चेतन के मामले पर चर्चा करने के लिए वहां थी। चलो युग फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। क्या तुम्हें कुछ मिला? प्रीति ने जानबूझकर चर्चा को चेतन की ओर मोड़ दिया। आज दोपहर तुम्हारा सहायक हमारे साथ ऊपर नहीं आया, लेकिन बाद में तुमसे कुछ फुसफुसाने आया। तुम्हें कुछ ऐसा पता होना चाहिए जो हमें नहीं पता। तुम जानबूझकर आरुष के लिए चीजों को मुश्किल तो नहीं बना रहे हो? विषय बदलते हुए आकाश ने अब अपने भाई और आस्था का जिक्र नहीं किया। उसकी आवाज धीमी थी और उसने कुछ भी नहीं छिपाया। योगेश को वास्तव में चेतन जुए में शामिल मिला, लेकिन मैं आरुष के लिए चीजों को मुश्किल नहीं बना रहा हूँ। मैं उसे चीजों को खुद मुझे समझाने का मौका दे रहा हूँ। हमें केवल चेतन पर संदेह है और हम उसके सटीक काम के विवरण को नहीं समझते हैं। अन्यथा हम उसके कार्यालय में कान लगाकर सुनने का जोखिम नहीं उठाते। इसलिए आरुष तुम्हें कुछ भी समझा नहीं सकती। यह उसकी गलती नहीं है। प्रीति ने आरुष का बचाव किया, फिर पूछा, चेतन कितनी गहराई से शामिल है? उसने कितनी बार भाग लिया है? क्या तुम उससे निपटने की योजना बना रहे हो? उसने ज्यादा भाग नहीं लिया। योगेश ने पहले ही जांच कर ली है। उसने केवल 2 बार भाग लिया और पहली बार उसने कमीशन नहीं कमाया। आज उसने केवल 10 लाख से ज्यादा कमाए। प्रीति हैरान थी। उसने आज 10 लाख से ज्यादा कमाए? हाँ, उस कैसीनो में कई परियोजनाएं अवैध हैं। वे सभी गुप्त रूप से संचालित होती हैं, जाली खातों के साथ। वे कर से बचते हैं, इसलिए ग्राहक जो कुछ भी हारते हैं, वे शुद्ध रूप से कमाते हैं। बिचौलियों के लिए कमीशन अत्यधिक रूप से उच्च है, 35% की दर पर।
जैसा कि प्रीति इस उच्च कमीशन दर से हैरान थी, उसने खुद को आकाश को देखने से नहीं रोक सकी। जब आरुष और मैं आज कैसीनो गए थे तो तुम्हें इसके बारे में नहीं पता था, है ना? आकाश ने सिर हिलाया। मुझे पता था। प्रीति इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने दांत भींच लिए। तुम्हें पता था कि चेतन कहाँ था, लेकिन तुमने हमें नहीं बताया। आरुष और मैंने उसे ढूंढने की कोशिश में पूरी दोपहर शहर में ड्राइविंग की। आकाश ने असहाय होकर उसे देखा। तुम वास्तव में मुझ पर अन्याय करती हो। मुझे कैसे पता चल सकता था कि तुम दोनों चेतन को ढूंढने की कोशिश में पूरी दोपहर ड्राइविंग कर रही थी? मैंने सोचा था कि आरुष ने चेतन को चेतावनी देने के लिए फोन किया होगा। कौन जानता था कि तुम दोनों उसे ढूंढने के लिए इतनी नासमझ होंगी। कड़वाहट के साथ प्रीति अनायास ही मंद मंद मुस्कुरा उठी। तो तुम्हें कैसे पता चला कि हम कसीनो गए थे? क्योंकि मैं तुमसे पहले ही वहां पहुंच गया था। मेरे आदमी चेतन पर नजर रख रहे थे और उन्होंने तुम दोनों को देख लिया। मैंने तुम्हारा पीछा नहीं किया था। तो चेतन का क्या करने का इरादा है? मेरे पास उससे निपटने का समय नहीं है। मैंने पहले ही कसीनो को पुलिस के हवाले कर दिया है। यह मेरे अधिकार क्षेत्र की चीज भी नहीं है। इसे समय और प्रयास की बर्बादी ही कहो। अगर वे वर्मा परिवार के नाम पर काम नहीं कर रहे होते तो मैं जांच ही नहीं करता। प्रीति ने अनजाने में आकाश के हाथों को स्टीयरिंग व्हील पर रखा देखा। उसके हाथ आकर्षक थे, लंबी पतली उंगलियों और करीने से कटे नाखूनों के साथ, सिवाय इसके कि उसके दोनों हाथों पर एक या दो हल्के निशान थे। तुम्हारे हाथों पर ये निशान कैसे आए? क्यों? क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? नहीं, चिंता करने लायक कुछ नहीं है। तो क्या तुम मुझसे घृणा कर रही हो? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अगर तुम जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं। आकाश ने अपने हाथों की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मुझे याद भी नहीं कि ये निशान कैसे आए। हो सकता है मैंने उन्हें किसी लड़ाई के दौरान, या जब मैं गिरा, या शायद श्रीमती वर्मा से पाया हो, जो मेरी असली मां होने का नाटक करती थी। जब मैं बच्चा था तो उनकी मुझे शारीरिक दंड देने की आदत थी। एक बार उन्होंने बगीचे से काटी गई टहनी से मेरे चेहरे पर वार किया था। मैंने उसे रोकने के लिए अपना हाथ इस्तेमाल किया। मेरे दाहिने हाथ का निशान शायद उसी समय का बचा हुआ है। इससे पहले कि मुझे पता चले कि वह मेरी असली मां नहीं है, मैंने सोचा था कि वह मेरी भलाई के लिए मुझे दंड दे रही हैं। आखिरकार मैं बड़ा होते हुए कोई बहुत अच्छा बच्चा नहीं था, इसलिए गुस्सा होने पर भी मैंने ज्यादा विरोध नहीं किया। प्रीति ने दबी हुई आवाज में कहा, तुम्हारी असली मां कौन है? क्या तुम जानते हो उन्होंने खुद तुम्हें क्यों नहीं पाला, बल्कि तुम्हें श्रीमती वर्मा के साथ छोड़ दिया? क्या उन्हें नहीं पता था कि एक सौतेली मां के साथ रहना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा? आकाश ने हंसकर प्रीति का हाथ पकड़ा और लापरवाही से बोला, मैं अब भी तलाश कर रहा हूं, लेकिन बहुत संभावना है कि वह मर चुकी होंगी। इतने सालों में कोई खबर नहीं आई। अगर वह जीवित हैं पर उन्होंने कभी मुझे नहीं ढूंढा तो मैं उन्हें मृत ही मानूंगा। प्रीति के आंसू आकाश के हाथ पर गिरे। आकाश का दिल बैठ गया। उसने तुरंत ब्रेक लगाया और कार को किनारे पर रोक दिया। प्रीति ने कुछ नहीं कहा। उसके आंसू फिर से गिरे। आकाश कार से बाहर निकला, यात्री वाली तरफ आया, दरवाजा खोला और उसे गले लगा लिया। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? उसके गले लगने पर प्रीति और जोर से रोई। आकाश, हम भविष्य में मुझसे मिलने मत आना। आकाश के माथे की नसें तन गईं। तुम फिर से ऐसी बातें क्यों कह रही हो? प्रीति ने दबी हुई आवाज में कहा, जब मैं कहती हूं तो तुम सुनते नहीं हो, इसलिए मुझे कहते रहना पड़ता है। आकाश ने उसे और कसकर गले लगाया। मुझे मत छोड़ो प्रीति, हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। मुझे तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत नहीं करनी है। जब मैं तुम्हें नहीं देखती तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे अतीत याद आता है और मैं दुखी हो जाती हूँ। आकाश ने अपनी पकड़ ढीली की, उसकी ठोड़ी उठाई। उसकी आवाज बर्फीली लेकिन दृढ़ थी। यह असंभव है, इसके बारे में सोचना भी मत। मैं तुमसे मिलूंगा। मैंने पहले कभी किसी चीज के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन तुम्हें मैं जाने नहीं दूंगा। मैंने एक बार वह गलती की थी और उसका परिणाम अंतहीन दर्द था। मैं वह गलती फिर से नहीं करूंगा। प्रीति ने ऊपर उसकी ओर देखा। चांदनी उसके सुंदर चेहरे को रोशन कर रही थी। आकाश ने प्रीति के चिकने गाल को छुआ, फिर उसके माथे पर हल्का चुंबन दिया। मेरी बात सुनो, ये कहना बंद करो कि तुम मुझसे नहीं मिलना चाहती। तुम जानती हो मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं। अगर सही ढंग से मनाना काम नहीं करता तो मैं घटिया तरीके अपनाने में संकोच नहीं करूंगा। प्रीति ने माथे पर बल डाला। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे बंदी बनाने की योजना बना रहे हो? जरूरी नहीं कि यह बुरा विचार हो जब तक तुम मेरे साथ रहती हो। अगर तुमने ऐसा करने की हिम्मत की तो मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ूंगी। ये प्यार नहीं है, तुम बस अपनी नियंत्रण की जरूरत को संतुष्ट कर रहे हो। आकाश उसकी निंदा से नाराज नहीं हुआ। उसने धीरे से उसे एक बार फिर गले लगाया। उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ प्रीति। हाँ, मैं नियंत्रण चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे ऊपर, और इसका कोई और कारण नहीं सिवाय मेरे प्यार के। प्रीति उसके अप्रत्याशित कबूलनामे से चौंक गई। वह एक पल के लिए हक्का बक्का खड़ी रही, फिर जवाब दिया, मुझे धोखा देना बंद करो और सबसे जरूरी खुद को। तुम किसी से प्यार नहीं करते। अगर तुम्हें किसी की परवाह है तो वह केवल अपने बड़े भाई शौर्य के लिए होगी। आकाश ने हंसकर उसके गाल पर चुंबन लिया और उसके कान में सांस छोड़ी। क्या तुम मेरे भाई से भी जलती हो? प्रीति के कान में गुदगुदी हुई, इसलिए वह उससे दूर हटने के लिए हट गई। मैं नहीं जलती, मैं सिर्फ एक तथ्य बता रही हूँ। मेरा भाई है और तुम हो। दोनों मेरे लिए अलग अलग तरह से महत्वपूर्ण हो। मैं आत्म जागरूक हूँ। क्या मैंने तुम्हारी दादी से खुद की तुलना करने से परहेज नहीं किया है? प्रीति ने उसे घूर कर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई खुद की तुलना मेरी दादी से करने की? मैं तुलना नहीं कर रहा था। मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना बंद करो। मैं ऐसी तुलना में शामिल नहीं होऊंगा और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। काफी हुई तुलनाएं, मेरे हाथ छोड़ो। मुझे घर ले चलो। पर मैं नहीं छोड़ना चाहता, मैं तुम्हें रात भर पकड़ना चाहता हूँ। ठीक है,
तुम यहाँ चिंतन कर सकते हो जबकि मैं खुद ड्राइव करके घर जाती हूँ। ये कहते हुए उसने उसकी बांह हटाने की कोशिश की और कार से निकलने लगी। लेकिन आकाश ने नहीं छोड़ा। उसने धीरे से और धीमी आवाज में कहा, बस मेरे घर आ जाओ, साथ में सोते हैं। प्रीति शर्मिंदगी और चिड़चिड़ाहट से लाल हो गई। आकाश, क्या तुम नींद के अलावा कभी कुछ और सोचते हो? मैंने तुमसे कहा था तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम तो बस अपनी निराशा को दूर करने के लिए एक महिला की तलाश में हो। तुम फिर से मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। अगर मैं सिर्फ शारीरिक संतुष्टि चाहता तो क्या मैं तुमसे इतनी ईमानदारी से भीख मांगता? तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हें खुश करना कितना मुश्किल है। गुस्सा होने पर तुम मुझे थप्पड़ मारने की भी हिम्मत रखती हो। क्या मैंने तुम्हें जानने के बाद से तुम्हारे एक भी बाल को छुआ है? तुम्हारी ज़मीर कहाँ है? तो क्या तुम इसके लायक नहीं हो? तुम ज़मीर दिखाओगे तभी मैं दिखाऊंगी। जब तुम बस इसका फ़ायदा उठाते हो तो मैं ज़मीरदार होने की जहमत क्यों उठाऊं? ठीक है, मैं इल्ज़ाम लेता हूँ। सब मेरी गलती है। तुम मेरी पूर्वज हो। प्रीति उसकी बेतुकी टिप्पणी पर हंसे बिना नहीं रह सकी। बकवास बंद करो, कौन तुम्हारी पूर्वज है? मैं तो श्रीमती वर्मा को दादी कहना पसंद करूंगी। उसकी हंसी देखकर आकाश का चेहरा शांत हो गया और उसने हल्के से मजाक किया, हम दोनों अपनी अपनी शर्तें मान सकते हैं। तुम श्रीमती वर्मा को दादी कह सकती हो और मैं तुम्हें अपनी पूर्वज कह सकता हूँ। इसमें कोई टकराव नहीं है। प्रीति को लगा कि आकाश ज्यादा से ज्यादा बेशर्म होता जा रहा है। उसने उसे धक्का दिया और कहा, मजाक बंद करो, गाड़ी चलाओ, मुझे घर जाना है। जी पूर्वज, मैं तुम्हें तुरंत घर ले चलता हूँ। आकाश ने उसका चेहरा छूने की कोशिश की लेकिन उसे नाखुश देखकर वह अनिच्छा से अपना हाथ हटा लिया और ड्राइवर की सीट की ओर मुड़ा। 10 मिनट बाद वे प्रीति के आवासीय खंड में पहुंचे। आकाश ने उसे प्रवेश द्वार पर छोड़ा और उसके दूसरी मंजिल के कमरे में रोशनी जलते हुए देखकर वह चला गया। अंगरक्षक योगेश उसे लेने आया। जैसे ही वह कार में बैठा और अंगरक्षक को घर जाने का निर्देश दिया, उसका फोन बज उठा। उसने कॉलर आईडी देखी और यह आरुष का फोन था। पहले से ही जान रहा था कि वह क्या चाहती है। उसने बेरुखी से कॉल का जवाब दिया। आरुष की आवाज, जिसमें आंसू का एक अंश था, फोन से आई। दूसरे भाई, मुझे मुझे आपसे एक एहसान मानना है। आकाश को उसकी सिसकियों से चिढ़ थी। उसने कोल्डली सेड, कोई मदद नहीं। मैंने तुम्हें आज दोपहर एक मौका दिया था। आरुष ने जल्दी से कहा, यह मेरी गलती है, मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं डर गई थी। दूसरे भाई, कृपया मेरी मदद करें, चेतन को जेल जाने से रोकें। ठीक है, मैं न्यायाधीश नहीं हूं, तुम गलत व्यक्ति से पूछ रही हो। वह जेल जाएगा या नहीं ये कानून पर निर्भर है, लेकिन अगर आप उसे माफ कर सकते हैं, इस मामले को छिपाने में उसकी मदद कर सकते हैं, तो उसे पुलिस या न्यायाधीश का सामना नहीं करना पड़ेगा। आकाश उदासीन था। अगली बार जब तुम किसी को डेट करो तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना। किसी सक्षम व्यक्ति को डेट करो, न कि किसी अक्षम आदमी को जिसे अपनी गंदगी साफ करने के लिए तुम्हारी जरूरत हो। आरुष ने धीरे से कहा, मैं उसे डेट नहीं कर रही हूँ और न ही भविष्य में करूंगी। लेकिन घर वापस आकर मैंने बहुत देर तक सोचा, मुझे लगा कि चेतन स्वभाव से बुरा इंसान नहीं है। इसलिए मैं आपसे मदद मांगना चाहती थी। उसे जेल से बचने का एक मौका दें। यह आखिरी एहसान होगा जो मैं उसके लिए करूंगी। समझ गया। जैसे ही आकाश फोन रखने वाला था, उसने आरुष को तेजी से कहते हुए सुना, अरे दूसरे भाई, फोन मत काटो, मुझे आपसे कुछ और कहना है। आकाश ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने धैर्य के आखिरी अंश का उपयोग करते हुए कहा, बोलो। दूसरे भाई, भविष्य में प्रीति के प्रति और अच्छे रहना। क्या वह सचमुच तुम्हें बहुत पसंद करती थी? तुम्हारे तलाक के बाद वह कितनी परेशान हुई होगी। इस बार आकाश चुप रहा। आरुष निराश होकर सहानुभूति से बोली, उसने तुम्हें लंबे समय तक पसंद किया, लेकिन तुम हमेशा आस्था के प्रति इतने अच्छे थे। निश्चित रूप से उसे बहुत बुरा महसूस हुआ होगा, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि इससे वह तुच्छ लगती। फिर भी उसे तुम्हें और आस्था को साथ में देखना पड़ता था। मुझे तुम्हारे मामलों में दखल नहीं देना चाहिए था, लेकिन आज जब मैंने देखा कि चेतन दूसरी महिला के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, तो मुझे सचमुच उस दर्द का एहसास हुआ होगा जो प्रीति ने तब महसूस किया होगा। मुझे नहीं पता कि वह ये सब अकेले कैसे सह पाए। प्रीति से बेहतर लड़की दुनिया में कोई नहीं है। वह हकदार है कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। तुम लोग उस परी जैसी चुड़ैल को नहीं पहचानते। तुम और बड़े भाई शौर्य आस्था से धोखा खा गए थे, और हालांकि मैंने तुम दोनों को चेतावनी देने की कोशिश की, पर तुमने नहीं सुना। बड़े भाई अब यहाँ नहीं है और मैं उन्हें अब चेतावनी नहीं दे सकती, लेकिन दूसरे भाई तुम हो और मैं तुम्हें चेतावनी दूंगी। उस परी जैसी चुड़ैल को अच्छा इंसान मत समझना। वे केवल शक्ति कॉप के पैसे के लिए तुम्हारे साथ हैं। दूसरे भाई, ये तुम्हारे लिए समय है कि तुम आस्था के साथ अपनी दिखावटी शादी की घोषणा करो। उसे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत करने दो। तुम्हें उसके साथ अपना विवाह भंग कर देना चाहिए ताकि तुम खुले तौर पर प्रीति का पीछा कर सको। दूसरे भाई, जल्दी करो, प्रीति के लिए बहुत सारे चाहने वाले हैं। वह गुप्तन बहुत जिद्दी है और वह उपहार देने में भी बहुत उदार है। उसे तुमसे आगे मत निकलने देना। ओह हाँ, किसी लड़की का पीछा करते समय उदार बनो, पहले की तरह। ओह, पैसे मत बचाना। आरुष तब तक बड़बड़ाती रही जब तक उसने महसूस नहीं किया कि फोन के दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। जब उसने अपना मोबाइल फोन देखा तो उसने पाया कि आकाश ने कॉल काट दिया था। गुस्से में पैर पटकते हुए उसने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर फोन काटने की? कितना खराब स्वभाव है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर गई, यही तुम्हारे कर्म हैं। लेकिन इस गुस्से के बाद आरुष फिर से आकाश के अस्पष्ट रवैये को लेकर चिंतित होने लगी। तभी उसका मोबाइल फोन बजा। आरुष की आंखें चमक उठीं, लेकिन जब उसने कॉलर आईडी देखी तो उसे पता चला कि वह चेतन था। उसने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन आखिरकार कॉल का जवाब दिया। उसकी हमेशा की तरह नर्म और सुखद आवाज फोन से आए, आरुष, तुम अभी तक सोई नहीं हो, है ना? मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी नींद में खलल नहीं डाल रहा हूँ।
आरुष की नाक झंझनाई। नहीं, यह अच्छा है, मैंने अभी काम खत्म किया और घर पहुंचा। मैंने वीचैट पर तुम्हारा संदेश देखा, इसलिए मैंने तुम्हें खास तौर पर वापस कॉल किया। आरुष अब पूरी तरह से जानती थी, लेकिन उसने उसे बेनकाब नहीं किया। उसने बस इतना कहा, तुम्हारे काम के बारे में मुझे पहले ही पता है। तुम्हें अब ये काम नहीं करना चाहिए, यह अवैध है। ये कैसे हो सकता है? मेरी फाइनेंशियल कंपनी पूरी तरह से कानूनी है। ऐसे ही अंदाजे मत लगाओ और अफवाहों पर विश्वास मत करो। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह वैध व्यवसाय है। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। जिस कसीनो में तुम अक्सर जाते थे, तीसरी मंजिल और उससे ऊपर की सभी मनोरंजन सेवाएं अवैध हैं। आरुष को लगा कि वह हठपूर्वक सच को नजरअंदाज कर रहा है। गुस्से में उसने जल्दी से कहा, और तो और वह कसीनो चोरी छिपे शक्ति कॉप के नाम पर चल रहा है। शक्ति कॉप के अच्छे नाम को खराब कर रहा है। मेरे दूसरे भाई आकाश को पहले ही इस बारे में पता चल चुका है। वह गुस्से में है और इसके गंभीर परिणाम होंगे। अब और इसमें शामिल मत होना, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगी। समझे? चेतन एक पल के लिए चुप रहा। बिचौलिए के रूप में और कसीनो के मालिक की मदद से एक क्रेडिट कंपनी खोलने के बाद वह आरुष से कहीं ज्यादा जानता था। वास्तव में कसीनो शक्ति कॉप के नाम की आड़ में चलता है। बहुत से लोग केवल शक्ति कॉप की प्रतिष्ठा के कारण वहां जुआ खेलते हैं, लेकिन चेतन जानता था कि कसीनो में पर्दे के पीछे तार खींचने वाले असली मालिक का अंतिम नाम वर्मा नहीं बल्कि यादव है। दशकों पहले यादव परिवार भी एक प्रमुख गोत्र था। हालांकि उनकी शक्ति धीरे धीरे कम हो गई, फिर भी उनका एक ठोस आधार था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 साल पहले यादव परिवार की एक बेटी ने वर्मा परिवार में शादी की, जो एक शीर्ष स्तरीय धनी घराने की छोटी बहू बन गई। यही वर्तमान श्रीमती वर्मा हैं। जब श्रीमती वर्मा ने पहली बार वर्मा परिवार में शादी की तो वह हमेशा लो प्रोफाइल रहती थीं। एक बार जब उन्हें अपनी पकड़ मिली तो उन्होंने जोरदार तरीके से अपने जन परिवार का समर्थन करना शुरू कर दिया। यादव परिवार ने 2 पीढ़ियों से कोई योग्य व्यक्ति पैदा नहीं किया था, लेकिन श्रीमती वर्मा ने अपने यादव परिवार के रिश्तेदारों के एक समूह को शक्ति कॉप से संबंधित कंपनियों में धकेलने में कामयाब रहीं। दुर्भाग्य से उनके आज्ञाकारी सबसे बड़े बेटे शौर्य की अचानक एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और शक्ति कॉप के सीईओ का खिताब उनके भावनात्मक रूप से दूर छोटे बेटे आकाश को मिल गया। नए सीईओ के पदभार संभालने के कुछ ही समय बाद उन्होंने श्रीमती वर्मा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। अपने कई चचेरे भाइयों को उनके पदों से मुक्त कर दिया। यहां तक कि निगम के लिए आपूर्तिकर्ताओं को भी फिर से चुना गया। यादव परिवार से संबंधित सभी को हटा दिया गया। इस घटना ने पूरे यादव परिवार को हिलाकर रख दिया। परिवार लगभग 1 महीने में खत्म हो गया। हर कोई बेरोजगार हो गया। यादव परिवार के बच्चे श्रीमती वर्मा को खोजने के लिए वर्मा परिवार के पास भागे, रोते और शिकायत करते हुए। उन्होंने अपने दूसरे चचेरे भाई आकाश पर बहुत क्रूर होने का आरोप लगाया, अपने ही परिवार पर बाहरी लोगों का पक्ष लेने का और उन्हें फटकार लगाने के लिए कहा। श्रीमती वर्मा स्वाभाविक रूप से बहुत नाराज थीं, लेकिन दुख की बात है कि उनके झगड़ों, आंसुओं और डांट फटकार के बावजूद वह अपने सबसे छोटे बेटे आकाश के निश्चय को हिला नहीं पाईं। वह आज्ञा न मानने वाला सबसे छोटा बेटा अपनी मनमानी करता रहा, जिसने उनके और वर्मा परिवार के लिए कोई इज्जत नहीं छोड़ी। 1 महीने से अधिक के हंगामे के बाद वर्मा परिवार को आखिरकार एहसास हुआ कि सब व्यर्थ था। आकाश और शौर्य अलग थे। शौर्य नर्म दिल का था और पारिवारिक रिश्तों को महत्व देता था। वह अपने मामा के रिश्तेदारों की मदद करने के लिए आसानी से तैयार हो जाता था और अक्सर अपने फायदे या नुकसान की परवाह नहीं करता था। कभी कभी वह अपने चचेरे भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए नुकसान उठाना भी पसंद करता था। लेकिन आकाश अजीब था। वह कठोर और निर्दयी था, पारिवारिक रिश्तों को धूल के बराबर मानता था। उसे मामा या पिता के रिश्तेदारों, चचेरे भाइयों, किसी की परवाह नहीं थी। जो भी उसे परेशान करने की हिम्मत करता, वह बिना किसी औपचारिकता के उन्हें जेल भिजवा देता। जहां तक उसका सवाल था, वर्मा परिवार ने बहुत सारे जघन्य कृत्य किए थे। उसे सिर्फ एक सबूत हाथ लगने की देर थी और वह उनकी जान जोखिम में डाल सकता था। वर्मा परिवार ने चुप्पी साध कर एक बड़ा नुकसान सहा। शिकायत करना काम नहीं आया, गिड़गिड़ाना काम नहीं आया, कुछ भी काम नहीं आया। अंत में उन्होंने अपनी गलती महसूस की और अपने व्यापार को खुले से गुप्त रूप से संचालित करने का फैसला किया। वर्मा परिवार के नाम के तहत काम करते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपनी जान फूंक ली। शाही सपना मनोरंजन नगरी वर्मा परिवार का नया लाभदायक उद्यम था। वर्मा परिवार के लिए अपने व्यापार को खुले से गुप्त रूप से संचालित करने का फैसला सही साबित हुआ। महज 2 महीनों में शाही सपना मनोरंजन नगरी ने वर्मा परिवार के लिए भारी राजस्व कमाया। वर्मा परिवार अधिक लालची हो गया। केवल एक मनोरंजन नगरी खोलने से असंतुष्ट, उन्होंने देवपुर में और अधिक खोलने की योजना बनाई। देवपुर में सभी उच्च लाभ वाले मनोरंजन परियोजनाओं पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का लक्ष्य रखा। इतना ही नहीं, वर्मा परिवार सागर द्वीप में गुप्ता परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा भी करना चाहता था। गुप्ता परिवार सागर द्वीप में अपनी जगह के कारण कानूनी रूप से विभिन्न मनोरंजन परियोजनाएं चलाता था और भारी मुनाफा कमाता था। मुख्य भूमि पर कई लोग ईर्ष्यालु और जलन महसूस करते थे, लेकिन उनके पास इसे चलाने की क्षमता नहीं थी। वर्मा परिवार मुख्य भूमि पर एक सागर द्वीप बनाना चाहता था, इसलिए उन्होंने अनैतिक रूप से लोगों की भर्ती की और धन जमा किया। यह एक बार में हुआ जब चेतन की मुलाकात श्रीमती वर्मा के छोटे भाई के बेटे यशपाल से हुई। यशपाल ने चेतन के अच्छे रूप और काया को देखा, जिसने उसे एक उच्च स्तरीय महिला ग्राहक बाजार विकसित करने के लिए एक शानदार उम्मीदवार बना दिया। पैसे कमाने की उसकी प्रबल इच्छा के साथ मिलकर पूरी जांच पड़ताल के बाद यशपाल ने उसे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। चेतन ने यशपाल के साथ अपने संबंध को अच्छा समझा। इसके अलावा श्रीमती वर्मा के आसपास होने के कारण उनके गिरोह को नुकसान नहीं होगा। भले ही आकाश उनकी जांच करे, फिर भी सबूत की आवश्यकता थी। यशपाल पहले ही सोच चुका था कि आकाश से कैसे निपटना है। सतही तौर पर उसकी मनोरंजन नगरी यथासंभव कानूनी थी और पुलिस की कोई भी जांच कुछ भी नहीं देगी।
इसलिए उसने आरुष की चेतावनी को दिल पर नहीं लिया। चूंकि चेतन काफी देर तक चुप रहा, आरुष को लगा कि कुछ हुआ होगा। हेलो चेतन, क्या तुम अभी भी वहां हो? तुम ठीक हो? मैं सुन रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं आज थोड़ा थका हुआ हूँ और मुझे आराम की जरूरत है। आरुष, तुम्हें भी जल्दी आराम करना चाहिए, देर रात तक जागने से बचो। पिछली बार तुमने पाचन संबंधी समस्याओं का उल्लेख किया था। ऐसी समस्याओं के साथ देर रात तक न जागना और भी महत्वपूर्ण है, क्या तुम समझती हो? उसकी कोमल और ईमानदार सलाह सुनकर आरुष के आंसू अनैच्छिक रूप से बह निकले। पहले वह इस तरह के कोमल विचार में डूब जाती थी, इसे मीठा रोमांचक पाती थी, ये सोचकर कि चेतन दुनिया का सबसे अच्छा आदमी है। लेकिन आज उसने जो खोजा वह ये था कि वह केवल उसके प्रति ही कोमल नहीं था, वह अन्य महिलाओं के प्रति और भी अधिक कोमल और विचारशील था। उसने जोर से रोने की हिम्मत नहीं की, बेताबी से अपनी सिसकियों को दबाया। मैं समझती हूँ, धन्यवाद, तुम्हें आराम करना चाहिए। चेतन को उसके मूड में बदलाव महसूस नहीं हुआ। उसने धीरे से फुसलाया, ठीक है, तुम पहले फोन रखो। फोन रखने के बाद आरुष बिस्तर पर बैठ गई, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह हमेशा ऐसा ही था, हमेशा उसे पहले फोन रखने देता था। अगर वह फोन नहीं रखती तो वह बस सुनता रहता था। एक बार आरुष उससे बात करते करते सो गई और जब वह जागी तो उसे पता चला कि वे पूरी रात कॉल पर थे। उसके सो जाने के बाद उसने फोन नहीं रखा और तब तक कॉल जारी रखा जब तक वह जाग नहीं गई। वह बहुत हैरान थी, उस पर सो जाने के लिए दोषी महसूस कर रही थी और लगातार माफी मांग रही थी। उसने धीरे से जवाब दिया, उसे आश्वासन दिया कि ठीक है। उसे पूरी रात उससे बात करना पसंद था और वह फोन रखना नहीं चाहता था। आंसुओं से भरी उसने घोषणा की, माता पिता और सामाजिक आपत्तियों के बावजूद वह चेतन के साथ अपना पूरा जीवन बिताएगी। वह किसी और से शादी नहीं करेगी। अब इस पर विचार करते हुए वह वास्तव में उस पर इतनी आसानी से भरोसा करके बोली थी। प्रीति ने उसे चेतन की नौकरी में शामिल उच्च जोखिमों के बारे में कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन वह हटी थी। प्रीति की सलाह को गंभीरता से नहीं ले रही थी, चेतन के पर्याप्त पैसे कमाने और प्रस्ताव देने का उम्मीद से इंतजार कर रही थी। उसके मन में प्रीति चेतन को नहीं समझती थी, केवल वह जानती थी कि चेतन कितना अद्भुत था, वह उसके प्रति कितना कोमल और स्नेहपूर्ण था। हालांकि हकीकत ने उसे जोरदार तमाचा मारा। आज ही उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में चेतन को कभी नहीं जाना। वह उसके द्वारा बुने गए कोमल सपने में फंसी हुई थी, उसका सच्चा चेहरा देखे बिना। यहाँ तक कि प्रीति, जो चेतन से केवल कुछ ही बार मिली थी, उसने भी उसे उससे बेहतर ढंग से पहचान लिया था। शायद प्रीति सही थी, जो लोग शामिल होते हैं वे अंधे हो जाते हैं, जबकि दर्शक स्पष्ट रूप से देखते हैं। एक तरफ आरुष का दिल टूटा हुआ था, लेकिन दूसरी तरफ चेतन उस पल में उत्साहित और ऊर्जावान था। यहाँ तक कि आरुष की चेतावनी ने भी उसके अच्छे मूड पर कोई असर नहीं डाला। अपने 60 वर्ग मीटर से अधिक के किराए के अपार्टमेंट में वह युग फाइनेंस लिमिटेड से लाई गई उत्तम रेड वाइन पी रहा था, चंद्र से पीठ और कंधे की मालिश का आनंद ले रहा था। उसकी आवाज़ बहुत कोमल थी, मैंने आज कैसीनो में कुछ पैसे कमाए, मैं तुम्हें मेरा अनुसरण करने के लिए बिना इनाम के नहीं जाने दे सकता, तुम्हें खर्च करने के लिए ये 10,000 रुपये हैं। करों से बचने के लिए कैसीनो में सभी लेन देन नकदी में होते हैं, इसलिए उसने चंद्र को नकदी में भुगतान किया। चंद्र केवल 10,000 प्राप्त करके, जबकि उसके बैग में शेष नकदी के ढेर को देखते हुए असंतोष महसूस किया। चेतन ने आज युग फाइनेंस लिमिटेड से 1 मिलियन से अधिक कमाया था, लेकिन उसके साथ केवल 10,000 साझा किए, जो अन्यायपूर्ण लगा। उसने भी काफी प्रयास किए थे। क्या चेतन को उसे कम से कम आधा नहीं देना चाहिए था? उसे सिर्फ 10,000 देकर क्या वह उसके साथ भिखारी जैसा व्यवहार कर रहा था? चेतन चंद्र से अधिक चालाक उसे तुरंत भांप गया। उसने शांति से कहा, देखना बंद करो, मुझे अपनी छवि सुधारने के लिए बाकी पैसों की जरूरत है, कपड़ों, जूतों, बेल्टों, घड़ियों, मेकअप, हेयर स्टाइल के लिए। ये खर्चे छोटे नहीं हैं, इनके बिना मैं उच्च स्तरीय ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर सकता। मेरे और कमाने तक इंतजार करो, स्वाभाविक रूप से तुम्हारा हिस्सा बढ़ेगा। दूरदर्शी बनो। चंद्र ने सोचा कि उसकी बात में दम है, इसलिए उसने अपने असंतोष को दबा दिया, हंसते हुए, जरूर, मैं छवि के महत्व को समझता हूँ। हमारा पहला ग्राहक तुम्हारी फुहरता से विचलित हो गया था, तुम्हारी कार प्रभावशाली नहीं थी, जिसने उसे कम विश्वसनीय बना दिया, इसलिए हम उससे पैसे नहीं कमा सके। जैसे ही तुमने एक BMW पर स्विच किया, तुमने एक बड़ी मछली पकड़ी। चेतन ने वाइन का एक और घूंट लिया और चंद्र के लिए एक गिलास डाला। जब तक तुम समझते हो, हम एक ही गांव के रिश्तेदार हैं, जो बाहर की दुनिया में एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं। जब तक तुम स्थिर हो जाते हो और लगातार काम करते हो, मेरी कमाई तुम्हें बाहर नहीं करेगी। अब वह एक श्रेष्ठ व्यक्ति की मुद्रा अपना रहा था। उसका लहजा कुछ हद तक अधिकारपूर्ण हो गया था, लेकिन उसकी आवाज़ कोमल और गैर आक्रामक बनी रही, जिससे वह कम डरावना लगा। भले ही चंद्र पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था, लेकिन उसे झुकना पड़ा, क्योंकि पैसा आखिरकार चेतन की बदौलत कमाया गया था। उसने गिलास पकड़ा और उसे खाली कर दिया। चिंता मत करो, मैं अब तुम्हारा अनुसरण करता हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम कभी अपने भाई को धोखा नहीं दोगे। चेतन का एक ऐसा चेहरा है जो आसानी से महिलाओं को मोहित कर सकता है, साथ ही 6 फीट 1 की श्रेष्ठ ऊंचाई भी है। महिलाएं उस पर पैसे खर्च करना पसंद करती हैं, और चंद्र केवल चेतन के लिए छोटे मोटे काम कर सकता था। दोनों चेतन परिवार गांव से, दोनों का उपनाम चेतन है। वह केवल 5 फीट 7 क्यों है? उसका मानना था कि चेतन जितना सुंदर न होते हुए भी उसके अपने नैन नक्श भयानक नहीं थे। उसने आरुष के साथ फ्लर्ट करने के प्रयास भी किए थे। एक अमीर लड़की के रूप में उसकी सादगी उसे अविश्वसनीय रूप से धोखा देने में आसान लगती थी। दुर्भाग्य से आरुष भी 5 फीट 7 की ऊंचाई की थी। जूतों में लिफ्ट पहनने के बावजूद वह उसके बगल में खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था, हीन दिखने के डर से। साथ ही उसकी त्वचा सांवली थी, इसलिए कपड़ों का कोई भी रंग उस पर अच्छा नहीं लगता था। स्कूल में वापस वह व्यवहारिक रूप से अदृश्य था।
यहाँ तक कि उसकी कक्षा की औसत लड़कियों को भी वह आकर्षक नहीं लगा। अत्यधिक सुंदर और समृद्ध आरुष की तो बात ही छोड़ दें। दूसरी ओर चेतन को वे चिंताएं नहीं थीं। 6 फीट 1 पर खड़ा और गोरा जब 5 फीट 7 की आरुष के बगल में खड़ा होता तो वे बस स्वर्ग में बनी जोड़ी की तरह दिखते थे। ये कहना कि वह ईर्ष्यालु नहीं था झूठ होगा, लेकिन रूप और ऊंचाई जैसी चीजें विरासत में मिलती हैं। चंद्र कितना भी ईर्ष्यालु क्यों न हो, कोई फायदा नहीं था। उसके पास यह नहीं था और वह केवल चेतन का एक अच्छा भाई बन सकता था। उसके लिए छोटे मोटे काम करना और कवर प्रदान करना, उसके लिए अमीर लड़कियों को लुभाना आसान बनाना। आरुष ने सोचा कि चेतन की केवल वही एक महिला मित्र थी। वह सिर्फ एक भ्रम था जो उन्होंने बनाया था। चेतन के अच्छे रूप के साथ कई लड़कियां सक्रिय रूप से उसे ढूंढ रही थीं। चेतन ने उन सभी को मना नहीं किया। उसके साथ चिपके रहने से चंद्र को भी काफी कुछ फायदा हुआ। जब लड़कियां चेतन को उपहार देती थीं, अगर उसे वे पसंद नहीं आते थे तो चंद्र उन्हें प्राप्त करता था। कभी कभी चेतन के एक लड़की के साथ हो जाने के बाद वह आरुष से मिलने के लिए दौड़ पड़ता था और जब लड़की सोती थी तो चंद्र भी उसमें शामिल हो जाता था। कुछ दवाओं के साथ लड़की को कभी पता नहीं चलता था। वह मानती थी कि वह सब चेतन ही था। अपने दम पर उसे इन सुंदर और घमंडी लड़कियों के साथ कभी मौका नहीं मिलता। वह जानता था कि कौन उसे ये अवसर लाया, इसलिए उसने अच्छे पुलिसकर्मी की भूमिका निभाना जारी रखा, चेतन को बुरा पुलिसकर्मी बनने दिया। यानी चेतन ने अच्छे आदमी की भूमिका निभाई, शुद्ध दयालु पुरुषों के बीच देवता। दूसरी ओर चंद्र ने खलनायक की भूमिका निभाई, किसी भी गलत काम का बोझ उठा रहा था। कोई भी शब्द जो चेतन नहीं कह सकता था चंद्र उसके बजाय बोलता था। उदाहरण के लिए जब उन्होंने आरुष से पैसे उधार लिए तो विचार चेतन से आया था, लेकिन अपनी छवि बनाए रखने के लिए चंद्र वह था जिसने पूछा। उसने चिंतित दोस्त की भूमिका निभाई, मुश्किल से चेतन को इसमें शामिल होने दिया, उसकी मदद करने के लिए पैसे उधार लिए। आरुष जैसी भोली लड़कियों को धोखा देना आसान है। इससे पहले कि वह जानती पैसा चला जाता है और वह इसके बजाय चेतन के बारे में चिंता करती है, डरती है कि उसने उसे पैसे उधार देकर उसके गौरव को चोट पहुंचाई। वह यहाँ तक जोर देगी कि चेतन पैसे ले ले। आरुष के बारे में सोचते हुए चंद्र को पछतावा हुआ। चेतन, क्या तुम वास्तव में आरुष के साथ सोने की योजना नहीं बना रहे हो? तुम्हें पीछा करने वाली सभी लड़कियों में वह सबसे सुंदर और तारांकन ग्रेसफुल तारांकन है। क्या तुम ऐसी दावत को फिसलने दे सकते हो? चेतन ने पैसे का एक ढेर लिया, उसे अपनी नाक तक लाया और एक हल्की सी सौंध ली। उदासीन, क्या तुम और इंतजार नहीं कर सकते? हर बार जब चेतन एक लड़की के साथ सोता था तो चंद्र भी उसका अनुसरण करता था। यह उन दोनों के बीच एक अनकहा समझौता था। इसलिए आरुष के साथ चेतन की झिझक देखकर चंद्र बेचैन महसूस किए बिना नहीं रह सका। अपने एजेंडे को ध्यान में रखते हुए उसने आग लगाई, मैं कैसे कर सकता हूँ? इन सभी वर्षों के बाद थोड़ा और क्या है? लेकिन मुझे डर है कि अगर तुम उसके साथ नहीं सोते हो तो कोई और सो जाएगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि एक गुप्ता उपनाम का लड़का है जो आरुष के करीब आ रहा है? तुम नहीं चाहते कि उसे फायदा मिले। अंश का उल्लेख करते हुए चेतन के चेहरे पर एक छाया पड़ गई। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि आरुष का ऐसा दोस्त था। वह जितनी मैंने कल्पना की थी उससे कहीं अधिक कठोर है। वह स्पष्ट रूप से अंश के बहुत करीब है, लेकिन उसने पहले कभी इस व्यक्ति का उल्लेख नहीं किया। आखिरकार वह वर्मा परिवार की सबसे बड़ी मिस है। उसे बहुत से लोगों को जानना चाहिए और बहुत से दोस्त होने चाहिए। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसकी तुलना हम साधारण लोग कर सकते हैं। चंद्र सोचते हुए धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह हमें नीचा देखती है, इसलिए वह हमें इन अमीर दूसरी पीढ़ियों से कभी परिचय नहीं कराती? हर बार जब हम एक साथ खाना खाते हैं तो वह केवल उस सामान्य महिला डॉक्टर को बुलाती है जिसे वर्मा परिवार ने छोड़ दिया था। क्या वह ये संकेत दे रही है कि हम केवल देहात के लोगों के साथ खाने लायक हैं? चेतन ने प्रीति के बारे में सोचा और सिर हिलाया। सावधान रहो। मुझे लगता है कि प्रीति में कुछ और भी है जो दिख रहा है। उसे अपने बारे में गलत धारणा न बनने दो। हो, क्या तुम बहुत अधिक सावधान नहीं हो रहे हो? वह महिला डॉक्टर सिर्फ थोड़ी सुंदर है और क्या है? अगर वह अधिक कीमती होती तो क्या वर्मा परिवार उसे बाहर फेंक देता? ऐसा नहीं है कि मैं अत्यधिक सतर्क हो रहा हूँ, लेकिन वह वास्तव में दूसरों से अलग है। इसके अलावा पिछली रात बार में आकाश ने उसके आसपास जिस तरह से व्यवहार किया वह अजीब था। ऐसा लगा जैसे वह उसके करीब जाना चाहता था लेकिन झिझक भी महसूस कर रहा था। इस तरह की भावना आकाश के लिए विशिष्ट नहीं है। चेतन आरुष के साथ अधिक बातचीत करने के कारण उससे जानता था कि आकाश एक विशेष रूप से ठंडा और घमंडी आदमी था, लेकिन प्रीति के प्रति उसका रवैया पूरी तरह से अलग था, जबकि प्रीति उसके प्रति उदासीन लगती थी। एक और बात भी है, गुप्ता परिवार का प्लेबॉय जयंत भी प्रीति को पसंद करता हुआ लगता है। पिछली रात जयंत और आकाश लगभग हाथापाई पर उतर आए थे। प्रीति के ऊपर। हाँ, सोचो, क्या वे दोनों इस भावना के बिना भावनात्मक रूप से प्रेरित होंगे कि प्रीति में कुछ विशेष प्रतिभाएं हैं? इसके अलावा मैंने सुना है कि अपूर्व परिवार का छोटा मालिक मयंक भी प्रीति को पसंद करता है। मुझे लगता है कि तुम इसमें बहुत अधिक पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है कि प्रीति में प्रतिभाएं हैं, ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह अत्यधिक अच्छी दिखने वाली है, इसलिए वे छोटे मालिक उसका पीछा करना चाहते थे। सीधे शब्दों में कहें, वे सभी पुरुष हैं, वे सभी सुंदरता से आकर्षित होते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, कम से कम आकाश के मामले में तो नहीं। उनके जैसे लोगों के लिए उन्होंने कौन सी खूबसूरत महिलाएं नहीं देखी हैं। वे सिर्फ इसलिए फंस नहीं जाएंगे क्योंकि एक महिला आकर्षक है। प्रीति में कुछ अलग होना चाहिए। चेतन कभी भी सुंदरता के सामने अपना आदेश नहीं खोता है या भावना के कारण पतला दिमाग नहीं रखता है। वह जानता है कि दुनिया में उसके जितना तर्कसंगत कोई और भी होना चाहिए। एक आदमी जितना अधिक सफल होता है, स्त्री आकर्षण के प्रति उसका प्रतिरोध उतना ही मजबूत होगा। वे इतना कुछ देखते हैं, महिलाएं उनके जीवन का सिर्फ एक छोटा हिस्सा हैं, एक हिस्सा जिसे आसानी से हासिल किया जा सकता है।
केवल चंद्र जैसे लोग ही छोटे, बदसूरत और गरीब बिना किसी उपलब्धि के एक सुंदर महिला को देखते ही सेक्स के बारे में सोचेंगे, क्योंकि यह उनके लिए उपलब्धि की भावना हासिल करने का एकमात्र तरीका है। उसने अपने शरीर को खींचा, अपने पैसे वापस अपने बैग में रखे और निर्देश दिया, मेरी बात सुनो, जब तुम प्रीति के सामने हो तो ईमानदार रहो। तुम उसे अक्सर नहीं देखोगे। संयोग के अवसर पर बस एक अच्छा प्रदर्शन करो। चंद्र ने झुककर कहा, ठीक है, मैं समझ गया, मैं करूंगा। चंद्र का जवाब मिलने पर चेतन को राहत मिली। हमारा मुख्य कार्य अब मिस मीरा को खुश करना है। वह हमारा मुख्य लक्ष्य है, बाकी सब गौण है। तुम्हें इसे ध्यान में रखना चाहिए और मेरी योजनाओं को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जरूर, मुझे पता है, तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। चंद्र ने बात खत्म की, पीछे हटकर और फिर जोड़ा, मुझे लगता है कि मिस मीरा को पहली नज़र में तुम पसंद आ गए। इसमें उतनी मेहनत नहीं लगेगी। जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने उसके साथ क्यों नहीं सोया? उसने तुम्हें अपने घर में आमंत्रित किया, फिर भी तुम उसके साथ नहीं सोए और यहाँ हमारे खराब किराए पर वापस आ गए। तुम कमाल के हो। अगर वह होता तो एक महिला को इतना प्यासा और बेताब देखकर इतनी उत्सुकता से खुद को उसकी बाहों में फेंकने के लिए वह बहुत पहले उसके साथ सो गया होता। चंद्र एक पल के लिए संदेह कर रहा था कि क्या चेतन की कोई अन्य योजनाएं हैं, और उसी क्षण उसने उसके निर्धारित होने की प्रशंसा की। सभी प्रकार की महिलाओं के प्रति पूरी तरह से उदासीन होना, हमेशा उन्हें न तो दूर और न ही करीब लटकाना। क्या यही कारण हो सकता है कि वह चेतन से कम सफल है? जब भी वह एक महिला से मिलता है तो वह हमेशा अविश्वसनीय रूप से अधैर्य हो जाता है। ये कामना करता है कि वह उसे तुरंत बिस्तर पर फुसला सके, गुलाब के पेड़ के नीचे मरने के आनंद का आनंद ले सके। क्या तुम में कुछ महत्वाकांक्षा हो सकती है? हर बार जब तुम एक महिला को देखते हो तो तुम केवल उसके साथ सोने के बारे में सोचते हो, जैसे कि तुमने अपने 8 जन्मों में कभी कोई महिला नहीं देखी है। चाहे वह मीरा हो या आरुष, वे उन साधारण लड़कियों नहीं हैं जिनसे हम पहले मिलते थे। उन सभी की अपनी पृष्ठभूमि है और तुम उन्हें आकस्मिक रूप से छू नहीं सकते। अगर तुम करते हो तो अंतहीन परेशानी होगी, क्या तुम समझते हो? चेतन चंद्र के कामुक दुर्व्यवहार से घृणा करता था, लेकिन ठीक इसी वजह से चंद्र में ये घातक कमजोरी थी कि वह उसे इतनी आसानी से हेरफेर कर सकता था। चंद्र अजीब तरह से हंसा, क्या मैंने यह नहीं सोचा कि चूंकि वह इतनी आगे है तो उसके साथ न सोना बर्बाद होगा? अगर चेतन उसके साथ सोया होता तो उसे कुछ बचे हुए लाभ मिल सकते थे। आखिरकार उसने पहले कभी किसी बड़ी मिस के साथ नहीं सोया था। चेतन उसके आंतरिक विचारों को जानता था। अपनी घृणा को दबाते हुए उसका सुंदर चेहरा शांत रहा। जो कोई हासिल नहीं कर सकता वह हमेशा सबसे अच्छा होता है। एक बार हासिल हो जाने पर यह कुछ भी विशेष नहीं लगता और रुचि कम हो जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे महिलाएं कपड़े या बैग खरीदती हैं, जब उनके पास वे नहीं होते हैं तो वे हमेशा उनके बारे में सोचते हैं, यहाँ तक कि उन्हें खरीदने का सपना भी देखते हैं। लेकिन जब वे आखिरकार उन्हें प्राप्त करते हैं तो वे उन्हें पसंद नहीं करते हैं। कपड़े 1 या 2 बार पहने जाते हैं और फिर कभी नहीं पहने जाते। बैग 1 या 2 बार इस्तेमाल किया जाता है और फिर धूल जमा करने के लिए एक तरफ रख दिया जाता है। वे हमेशा नए कपड़े, नए बैग पसंद करते हैं। पुराने वाले, उन्हें कौन याद रखेगा? क्या तुम अपने पुराने कपड़े याद रखोगे? चंद्र को लगा कि उसका सिर बड़ा है। तुम हमेशा बहुत सारे तर्कसंगत कहावतें निकालने का प्रबंध करते हो, लेकिन समस्या यह है कि तुम कपड़े या बैग नहीं हो, तुम एक जीवित व्यक्ति हो, एक बहुत सुंदर व्यक्ति हो। मेरा मानना है कि तुम आसानी से एक महिला को हुक कर सकते हो। चेतन स्पष्ट रूप से मुस्कुराया, अनिवार्य रूप से मेरे और कपड़ों या बैग के बीच ज्यादा अंतर नहीं है। मैं भी एक उत्पाद हूँ, लेकिन स्वतंत्र चेतना वाला एक उत्पाद। अगर तुम चाहते हो कि एक महिला मुझ जैसे उत्पाद में रुचि बनाए रखे तो तुम आसानी से उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। बेशक मुझे पता है कि मीरा ने मुझ पर अपना दिल लगा दिया है और मेरे साथ सोना चाहती है, लेकिन क्या तुमने कभी विचार किया, अगर मैं पहली रात को उसके साथ सोया जब हम मिले तो मुझे बाद में क्या करना चाहिए? मैं उसे आकर्षित करने के लिए क्या उपयोग कर सकता हूँ? जब तक वह मुझे हासिल नहीं कर सकती, वह मुझे खुश करने के लिए अपना सिर खरोंचती रहेगी, कल्पना के लिए जगह होगी और वह मुझ पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार रहेगी। हालांकि अगर वह मेरे साथ सो चुकी है तो कल्पना के लिए जगह चली गई है। थोड़ी देर बाद जब वह किसी अन्य सुंदर आदमी से मिलती है तो वह उस पर अपना पैसा खर्च करना शुरू कर देगी। चंद्र सदमे से निःशब्द था। तुम खुद को कैसे वर्णित कर सकते हो? जैसे कि तुम एक महिला हो जो एक शुगर डैडी को खुश करने की कोशिश कर रही हो। चेतन की मुस्कान अपरिवर्तित रही और उसकी आवाज असाधारण रूप से कोमल थी। शुगर डैडी को खुश करने के मामले में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए सिद्धांत समान है। अंतर इसमें निहित है कि कुछ पुरुषों में बहुत अधिक आत्मसम्मान होता है और वे खुद को नीचा दिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। महिलाएं इसमें कहीं बेहतर होती हैं, इसलिए वे शुगर डैडी से आसानी से लाभ प्राप्त करती हैं। मेरा आत्मसम्मान मेरे माता पिता द्वारा बहुत पहले कुचल दिया गया था। तुम मेरे बचपन के बारे में जानते हो, इसलिए मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। महिलाओं को खुश करने में क्या बड़ी बात है? मैंने अतीत में खुद को और भी अधिक विनम्र किया है। चंद्र ने एक पल के लिए जटिल भावनाओं के साथ उसकी ओर देखा। जहां तक चेतन के बचपन की बात है, वह वास्तव में इसके बारे में जानता था, जैसा कि चेतन परिवार गांव में हर कोई जानता था। ठीक। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नोवेल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक बने रहिए जेएस नोवेल वर्ल्ड के अद्भुत दुनिया के साथ।